This conference will now be recorded. Good afternoon, guys. I'm audible. गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, सबके पास लिंक आ गया ना? मेरे को भी लिंक की कंफ्यूजन थी, मैं भी कुछ तो सबके लिंक्स है ना? मतलब किसी के फ्रेंड के पास लिंक नहीं पहुंचा नया वाला तो बता दें अपने फ्रेंड को। ठीक है जी, तो आज हम पहुंच रहे हैं आगे नोड पे। ठीक है, तो कुछ इस वीक का प्लान ऐसे है कि अभी हम लोग नोड कर रहे हैं टीटीएस में। ठीक है, और बिकॉज रिएक्ट में कुछ और एडमिशंस भी हुए हैं तो रिएक्ट का जो बैच स्टार्ट होने वाला है इट इज फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो सैटरडे से शुरू होगा क्योंकि कुछ और बच्चे भी हैं जो जीएस को माइग्रेट करके इसमें पहुंच रहे हैं, तो तब से रिएक्ट में आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलेगा टीटीएस पे ही नोड और सैटरडे का इंटीमेशन आपके पास आएगा। तो अभी हम पिछली क्लास का बात करते हैं कि हमने नोड स्टार्ट किया था। इसमें कोई डाउट नोड में, जो हम लोगों ने नोड में चीजें शुरू करी थी उसमें कोई क्वेरी? सर हाँ जी सर आपने वो बताया था कि जो इंटरनल नोड है वो तो एक V8 यूज करता है और एक यूज करता है libuv C++ का, वो मतलब C या C++ का लाइब्रेरी है। तो सर जब मैं अभी तो सर मैं जब अभी इंस्टॉल कर रहा था ना तो उसमें पाइथन भी इंस्टॉल हुआ, कुछ चॉकोलेटी भी इंस्टॉल हुआ सर, तो वो क्या चीजें हैं? डिपेंडेंसीज हैं यार कुछ अलग अलग लेवल्स की ना। कुछ पाइथन तो मेरे हिसाब से गिट की वजह से इंस्टॉल हो गया होगा आपके पास जब गिट को यूज कर रहे होगे, क्योंकि जब नोड यूज होगा तो इनडायरेक्टली गिट भी यूज होगा। तो नोड जो है उसके साथ हमने एक बात तो पढ़ ली थी कि इंटरनल आर्किटेक्चर के अंदर V8 है। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इस वक्त नोड के रन टाइम की। ठीक है, कि उसका रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके रन टाइम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो रन टाइम इन्वायरमेंट है जो नोड.js का, उसके इनसाइड एक तो V8 है जो मैंने बात करी कि V8 इंजन वो यूज करता ही करता है। प्लस वो किसको यूज कर रहा है कि जब भी लो लेवल कॉल्स मैनेज कर रहा है तो libuv को यूज कर रहा है। ठीक है, लो लेवल कॉल्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, एक मिनट यार, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो बंद कर देता हूँ। हेलो हाँ एक मिनट यार, मैंने बंद कर रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें ना मशीन में जो खुली हुई है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी लेटेंसी है। हाँ जी, तो जो मैंने बात बोली कि नोड.js जो है वो बेसिकली किसे यूज कर रहा है, वो V8 को यूज कर रहा है। और लो लेवल ऑपरेशंस करने के लिए मैंने बोला था कि अगर फाइल हैंडलिंग यूज हो रहा होगा, यानी कि FS यूज कर रहे हैं हम फाइल हैंडलिंग के लिए, या वो OS के लिए OS मॉड्यूल यूज करेंगे, या कुछ कॉन्करेंसी वाली चीजें करेंगे, वो सारी चीजें जो मेंटेन करेगा वो कौन मेंटेन करेगा? लिब। ठीक है,
अब बिकॉज जो Node.js है जब वो इंस्टॉल होता है तो हमारे मशीन में एक और चीज भी इंस्टॉल होती है, दैट इज कॉल्ड npm। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं वैसे, npm। तो npm है, उसका रोल अलग है। npm का पर्पस ये है कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी चीज चाहिए तो आप npm से लेकर आओ। तो आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि नोड की जो लाइब्रेरीज है ना वो बहुत मिनिमम है, क्योंकि नोड को बहुत हैवी नहीं बनाना चाहते थे वो लोग। तो उन्होंने नोड के साथ हमें जो प्रोवाइड किया है दैट इज, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया इसके कोर मॉड्यूल्स। ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या मिलता है, कोर मॉड्यूल्स मिलते हैं नोड के साथ। कोर मॉड्यूल्स का मतलब है कुछ बेयर मिनिमम मॉड्यूल, जैसे कि एफएस का नाम लिया मैंने, ओएस का नाम लिया, कॉन्करेंसी रिलेटेड मॉड्यूल्स, वो सब नोड के साथ शिप आते हैं। तो नोड के साथ बोलना चाहिए मेरे को ये वर्ड, तो मैं बोल रहा हूँ इसे, ये सब किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, नोड के साथ जो आ रहे हैं। लेकिन एनपीएम क्या कर रहा है, एनपीएम कर रहा है, इसे यहाँ से हटाए थे तो समझना ये ऐसा है। तो एनपीएम क्या कर रहा है, एनपीएम कर रहा है कोई भी जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स अगर आपको लेकर आने हैं तो एनपीएम से आने। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया जो नोड के साथ आपको नहीं मिले। अब जो नोड से नहीं मिलते थर्ड पार्टी जब आते हैं, तो मैंने बताया कि एनपीएम पे वो सारे मॉड्यूल्स बने होंगे। तो एनपीएम को समझ लो कि एनपीएम असल में क्या है, एक रिपोजिटरी है जहां पर ये सारी चीजें पड़ी हुई है, यानी कि सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। कौन से, थर्ड पार्टी वाले, नोड वाले नहीं, थर्ड पार्टी। ठीक है, लेकिन जो बने हैं थर्ड पार्टी के, ये बने किससे, ये बने हैं बिकॉज ऑफ नोड से। इसका मतलब इंटरनली वो किसी यूज कर रहे हैं नोड को, तो नोड के ऊपर लिखे गए पैकेजेस है। तो इसके अंदर कैसी चीजें मिलती हैं, जैसे कि आपको कोई बोले कि आजकल एक ऑप्शन आता है ना, लॉग इन विद गूगल, ये आपने देखा हो कि लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो लॉग इन विद जो गूगल का ऑप्शन आपके पास आएगा वो बिकॉज ऑफ इसकी वजह से आएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी के, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा सर डिवाइस थोड़ा सा करा दोगे। हाँ, बस अभी सिर्फ आज वैसे भी थोड़ा सा लेट ही हुई है स्टार्ट, क्योंकि मैं मेरे पास इस मीटिंग का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। तो ऐसा समझना कि ये अभी सिर्फ बात शुरू हुई है कि एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि मैंने नोड इंस्टॉल किया था तो पाइथन भी इंस्टॉल हो गया मशीन पे, क्या पाइथन भी यूज करता है नोड में। तो मैं सिर्फ बात से समझा रहा हूँ कि नोड के पास तो सिर्फ दो ही चीजें हैं मेजरली, V8 और libuv चीज। लेकिन नोड के साथ एक और चीज इंस्टॉल होती है जो कि है npm। जो npm आपका वो है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स ऑलरेडी नेट पे होस्ट कर रखे हैं npm पे। ठीक है, तो npm को आप बोल सकते हो कि npm एक रिपोजिटरी है जिसके पास बहुत सारे पैकेजेस है, यानी कि बहुत सारे मॉड्यूल्स है उसके पास। ठीक है, अब वो पैकेजेस थर्ड पार्टी है और जो नोड के साथ मिले वो कोर है। कोर का मतलब आप सब समझते हो, तो कोर का मतलब बेसिकली होता है जो बेस है, जो ग्राउंड है उसका, दैट इज कोर। थर्ड पार्टी का मतलब जो उसके ऊपर है चीजें, दैट इज द थर्ड पार्टी थिंग्स। ठीक है, तो थर्ड पार्टी चीजें हमें जो मिलेंगी वो सब कहाँ से मिलेंगे, एनपीएम से मिलेंगी। जैसे मैंने बोला लॉग इन विद गूगल करना है मुझे, या फाइल अपलोड करना है, या मैं आपसे बोलता हूँ मेरे को पासवर्ड की इनक्रिप्शन करनी है, कि पासवर्ड को मुझे इनक्रिप्ट करना है, ये काम भी थर्ड पार्टी है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो ये सारे काम हम किसके थ्रू करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे एनपीएम के थ्रू। तो जब एनपीएम इंस्टॉल होता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, तो एनपीएम का सारा जो सोर्स कोड है वो कहाँ पर है, गिट पे है। तो इसका मतलब आपकी मशीन में गिट भी होना चाहिए। तो आप समझना जब नोड इंस्टॉल हो रहा है, एनपीएम इंस्टॉल हो रहा है, तो आपकी मशीन के साथ में क्या चाहिए होगा, आगे चल के आपको गिट भी चाहिए होगा। तो डिपेंडेंसी है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई ये नोड के इंजन का पार्ट है। आई होप ये बात समझ में आई होगी को जो क्वेश्चन आया। तो जो हमने बात करी है वो इसके नोड के इंजन की बात करी कि नोड के अंदर क्या है। लेकिन ये तो सपोर्टिंग सिस्टम है ना गिट। क्यों चाहिए गिट, क्योंकि वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का जो सोर्स कोड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, गिट पे मिलेगा। उसमें से जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होंगे हमारे पास, उनमें से किसी किसी डिपेंडेंसी पाइथन की होगी, इसलिए कुछ पाइथन वाली चीजें वो यूज करता है। क्लियर है बात, लेकिन वो इंजन नहीं है ना उसका। सर मतलब नोड के जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है वो गिट पे होस्टेड है, तो वो उसकी कमांड्स को चलाता है अंदर जाके हमारी मशीन पे डाउनलोड करने के लिए जब हम npm को हिट लगाते हैं, इसलिए गिट पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो जो हमने पिछली क्लास में नोड इंस्टॉल किया है, तो मैंने बताया था नोड हम कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें नोड को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं node.js.org पे, है ना। यहाँ से मैंने आपको बोला था आप डाउनलोड करो 12.18 जो वो रिकमेंडेड है, क्योंकि वो स्टेबल, और ये 14.5 जो आ रहा है वो लेटेस्ट वर्जन है। हम लेटेस्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लेटेस्ट यूज करने में। लेकिन जब डेवलपमेंट करो तो हमेशा स्टेबल वर्जन पे करो। स्टेबल में फर्क देख रहे हो ना, वो 12.18 है, 14.5 है। पुराने वर्जन पे थोड़ी हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए क्योंकि वो स्टेबल हो चुका होता है। तो जब आप इसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाने के बाद इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद अपना डॉस खोलो।
डॉस खोलने के बाद ये कमांड टाइप करो, नोड -v और npm -v। आप ध्यान देना, नोड भी इंस्टॉल हो गया और साथ में क्या इंस्टॉल हो गया, npm भी। तो नोड का अगर आप मेरे पास वर्जन देखो तो 13.9 है, अभी आप देख रहे हो तो 14 पॉइंट समथिंग आ चुका है, और npm भी मेरी मशीन पे इंस्टॉल्ड हो चुका है, क्योंकि नोड के इंस्टॉल होने पे npm इंस्टॉल होता है, और npm की डिपेंडेंसी किस पे, गिट पे। तो ऐसे डिपेंडेंसीज है वो, लेकिन वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमें बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट है नोड की चीजें, इन सब चीजों पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे गिट मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा ना। गिट तो जब थर्ड पार्टी मॉड्यूल में डाउनलोड करूंगा तो वो मेरी मशीन पे डाउनलोड कराने का काम करेगा गिट। समझ आ गई बात? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। हाँ जी, क्लियर है बात विदित कि क्या हो रहा है इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, अब जैसे आ रही है कि एनवीएम या एनपीएक्स ऐसी अलग अलग चीजें आती रहती हैं, या यान आता है मार्केट में, आपने सुना हो, या एनपीएम आता है मार्केट में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, ये सब के सब एक ही चीजें। दीज ऑल आर पैकेज मैनेजर्स, दीज ऑल आर पैकेज मैनेजर्स। तो इसका मतलब जब आप नोड यूज कर रहे हो तो आप npx से भी कर सकते हो डाउनलोड, आप यान से भी कर सकते हो डाउनलोड, और npm से भी कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। नोड के साथ npm आता है पैकेज होके, ठीक है। उसी का जो मॉडर्न वर्जन बनता जा रहा है वो npx बनता जा रहा है आजकल, और यान जो बनाया वो फेसबुक ने बनाया। तो ऐसे अलग अलग पैकेज मैनेजर्स है, इसको आप समझते हो। जैसे टॉरेंट पे से डाउनलोड करने के लिए आपके पास अलग अलग टॉरेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ से आप डेटा लेकर आ सकते हो, तो सेम ऐसा हो रहा है हमारे पास। तो आप ये अलग अलग चीजें बिल्ड करके दी गई जिसके थ्रू हम थर्ड पार्टी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब विदित ने पूछा कि ऑल द थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आर कलेक्शन ऑफ जेएस फाइल्स, यस, अंदर जेएस फाइल्स होती है, लेकिन जेएस के अंडरलाइन क्या होंगी, C++ लो लेवल की चीजें होंगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको बातें? ये समझ आ गया? पाइथन का रोल दोबारा बताना। यार एक पाइथन का रूल ऐसा भाई कि अगर मान ले मैंने कोई एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें मेरा जेएस कैपेबल ही नहीं है वो चीज करने के लिए, मान ले मैं बोलता हूँ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना है मेरे को, मैं जेएस से नहीं बना पा रहा हूँ, मैं पाइथन से बना पा रहा हूँ, तो पाइथन को जेएस का तो इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी डिपेंडेंसी किस पे आ जाएगी, पाइथन पे आ जाएगी। इसका मतलब जेएस चलेगा तो उसको क्या चाहिए, पाइथन चाहिए। जैसे libUV क्यों आया, क्योंकि जेएस किसे यूज कर रहा था, C++ को यूज कर रहा था। तो अगर किसी मॉड्यूल के अंदर पाइथन जैसी चीज यूज होगी तो पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है बात? इसलिए पाइथन। हाँ जी, ये बात समझ आ गई? बस इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है इसमें। तो नोड का कोई लेना नहीं है, कोई अपने दिमाग में कोई मिथ ना बनाए कि हाँ जी पाइथन से उसका कोई लेना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोलो बोलो, वॉइस ब्रेक हो रही है यहाँ सर यहाँ पे जैसे पाइथन में कोई चीज, हाँ हाँ, हेलो, हेलो, हाँ जी बाकी दोनों आप चैट पर डाल दो यार क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, उसका नेट पाइथन प्रॉब्लम है बात कर सकता है, पाइथन से ऐसे बात कर सकता है कि अगर आप पाइथन और जेएस की बात कर रहे हो तो जेसन एक टर्मिनोलॉजी हो सकती है बात करने के लिए उसके लो लेवल पे। तो अगर मैं पाइथन से बात कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, प्रोसेस के थ्रू बात कर सकता हूँ। लेकिन ये आगे की बातें है ना, हम इररिलेवेंट डिस्कशन में घुस रहे हैं अभी, समझ रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव से इधर उधर भटक रहे हैं। कैसे विदित ने पूछा हाँ जी पाइथन है तो हम पाइथन की तरफ चले गए उस मूवमेंट पे। तो मैं इसलिए बोलूँ कि दिस इज राइट नाउ इट्स एन इररिलेवेंट डिस्कशन कि हम पाइथन की डिपेंडेंसी खोजना शुरू कर दें गिट की। ये तब काम आएगा जब हम आगे पहुंचे। तो अब मैं बात करना शुरू कर दूं प्रोसेस के थ्रू हम बात कर सकते हैं, तो एक नया क्वेश्चन और खुल जाएगा कि प्रोसेस क्या है। समझ आ रही बात? तो अभी मेरे हिसाब से ये राइट टाइम नहीं है कि मैं ये बात करना शुरू करूं कि
नोड और पाइथन क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी बात क्लियर कर दी कि हाँ कोई ऐसा मॉड्यूल हो सकता है जो पाइथन पे डिपेंडेंट हो, कोई लाइब्रेरी हो, तो पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। हेलो हेलो, ठीक ठीक है जी, चलो अभी आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, फ्लो से बाहर निकल जाएंगे वरना हम। तो अभी हमने बात पढ़ी कि ये सब चीजें कैसे काम कर रही हैं, और हमें कहीं ना कहीं अभी तक ये बात समझ आ चुकी है कि जब हम नोड जेएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नोड जेएस असल में हमारे लिए जो काम कर रही है वो सिंगल थ्रेड काम कर रही है। पिछली क्लास का आउटकम था हमारे पास, ये सबको क्लियर होना जरूरी है कि वो सिंगल थ्रेड है, ठीक है। अब अगर वो सिंगल थ्रेड है तो उसके पास असल में क्या चीज है, उसके पास इवेंट लूप जैसा चीज है जो मैंने बात करी। तो बस मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं ताकि हम अपने पॉइंट पे आ सके क्या काम है। और फिर यहां हमारे पास इवेंट क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी इवेंट्स आएंगे वो यहाँ लगते जाएंगे, इवेंट लूप इसे प्रोसेस करता जाएगा और साथ में जो भी फंक्शन चल रहा होगा उसे स्टैक में डालता जाएगा। तो स्टैक है, ये बिल्कुल सेम पुराना डायग्राम है जो हमने पढ़ा हुआ है। साथ में वो किसे यूज कर रहा है, वो साथ में यूज कर रहा है थ्रेड पूल को। और थ्रेड पूल में हमारे पास क्या पड़ी है, कुछ ऐसी थ्रेड्स जो बैकग्राउंड में बैठी हुई है। तो ये असल में कौन सा थ्रेड पूल है, libUV का। तो libUV ने अपना एक थ्रेड पूल बना रखा है जहां पर वो उसने थ्रेड्स डाल रखे हैं। तो हमारा इवेंट लूप असल में क्या करता है, यहाँ से बात करता है और एसिंग कॉल लगाता है इसे, और एसिंग कॉल लगा के कॉल बैक पास करके आया था, कॉल बैक वापस कॉल हो जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम जेएस वाला बिहेवियर, बस libUV की हमारे पास थ्रेड पूल्स आ गए। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो जब हमें नोड पे पहुंचना है तो मैंने आपको सबसे पहली बात ये समझाई कि जब आप नोड को यूज करते हो तो आप सबसे पहले अपनी मशीन में नोड.js को इंस्टॉल करो, ठीक है। वंस यू इंस्टॉल दिस नोड.js, जो मैंने आपको बताया कि आप यहां से जाकर ब्राउजर बंद है मेरा, चल जाते हैं। तो आप node.js.org पे जाओ, यहां से आप इसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद मैंने आपको बताया आप अपनी मशीन पे दो कमांड चलाओ, node -v और npm -v, ठीक है। तो ये पता जाएगा कि नोड और npm यूज हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। नोड मैंने आपको बताया कोर सिस्टम पूरा नोड से बना है, npm थर्ड पार्टी चीजों को ब्रिंग करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी चीज थर्ड पार्टी लेकर आनी है तो आप इसे यूज करोगे, ठीक है। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, जैसे ये सब कुछ इंस्टॉल्ड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जाकर इस टर्मिनल पे जाकर कमांड टाइप कर देनी चाहिए नोड। अगर आप नोड टाइप कर देते तो नोड का शेल आया था हमारे पास, ठीक है। तो नोड का हमारे पास क्या आ गया, शेल आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहां जाकर बात करें कि ये शेल हमारे पास आ रहा है, तो अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कमांड्स टाइप करके चला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस फंडे को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ जाकर बिल्कुल जो हमने पढ़ा है ना वही जावास्क्रिप्ट में, वो वाला काम यहाँ पर करके आ सकता हूँ। तो ये पूरा शेल मिल गया हमें, ये V8 है पूरा जो चल रहा है। यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, फिर C की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। तो अगर आप देखो तो बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई आप सबको। अब आपको यह समझना है कि जब ये चलता है हमारे पास, तो यहां जाकर आप वो सारे काम करके आ सकते हो जो पहले हमने किए थे, जैसे कि ये, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, सबको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आइडियली हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैंने गाइस मीटिंग लॉक कर रखी है, तो और कोई रह जाता है तो मेरे को बताए, ठीक है। हाँ, तो मैंने बताया टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पास क्या चीज है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें और उसमें असल में फर्क क्या है, मतलब हम कहाँ ऐसी चीजें जो जहां पर हम आई मीन जेएस और नोड में डिफरेंशिएशन करें, वो देखो क्या चीज है। जैसे कि यहाँ पर एक फंडा है मॉड्यूल, तो अगर मॉड्यूल लिखें तो मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे चेक कर सकते हो टाइप ऑफ मॉड्यूल लिख के। हेलो, हाँ जी, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, मैं ये पूछा था, मैंने अपने सिस्टम में पहले से ही नोड
इंस्टॉल था, ठीक है, तो उसका V8.11 आ रहा है वर्जन, तो न्यू वर्जन डाउनलोड करना है या फिर पुराने वर्जन से काम चल जाएगा? एंड नोड -v क्या आ रहा है लिखा हुआ? V8.11। बहुत पुराना है यार, तो 13 पॉइंट पे डाउनलोड कर दो, दोबारा से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को बात समझिए कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूल अगर हमने लिखा तो टाइप ऑफ मॉड्यूल में ऑब्जेक्ट लिखाया, ये बात हमें कभी यहाँ नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंशिएशन करेगा कि इसके V8 और उसके V8 में फर्क है। तो अगर आप यहाँ जाओगे, अबाउट ब्लैंक, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल में पहुंचे, अब मैं अगर जाकर यहाँ वर्ड लिखता हूँ मॉड्यूल, तो इट इज एन एरर है। तो इससे समझ आ रहा है कि अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर ये एरर है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे प्रोसेस, तो मैं बात कर रहा था, तो पूछा रहा था ना क्वेश्चन पाइथन, तो इसमें बोल रहा था प्रोसेस नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने प्रोसेस लिखा तो आप देखो प्रोसेस भी दिख रहा है आपका, प्रोसेस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन अगर यही चीज मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोसेस, तो इट्स एन एरर, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ड ग्लोबल, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल, और यहाँ अगर हम ग्लोबल लिखते हैं तो ग्लोबल एरर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ग्लोबल, ग्लोबल इज एन एरर। विंडो लिखते हैं तो विंडो इज अ ग्लोबल। इसलिए मैंने आपको फंडा समझाया था, याद करो ग्लोबल दिस का। तो अगर आप ग्लोबल दिस लिखते हो तो ये स्मार्ट करता है इसे, ये बोलता है कि यहाँ तो मैं विंडो निकाल लाऊंगा, लेकिन यही बात अगर आप यहाँ लिखोगे ग्लोबल दिस, तो इससे क्या होगा, हम ग्लोबल ना लिख के ग्लोबल दिस वर्ड यूज करें, जिससे क्या होता है, यहाँ लिखेंगे ग्लोबल तो यहाँ पर ग्लोबल अलग होता है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो इन दोनों को सिमिलर लिखने का तरीका है ग्लोबल दिस, ताकि वो अपने आप डिपेंड ऑन किस पे आप बैठे हो, नोड बैठे हो तो नोड का ग्लोबल उठाएगा, और अगर आप जिस पे बैठे हो तो विंडो को ग्लोबल उठाएगा। आई होप गाइस ये बात सबको समझ में आई है। तो मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर होनी चाहिए कि जेएस का V8 का प्लेटफॉर्म थोड़ा
This conference will now be recorded. अब सर क्या करते हैं हम? ग्लोबल कोर मॉड्यूल्स में आते हैं। देखो कोर मॉड्यूल्स तो है जो हम रिक्वायर करेंगे, है ना, और फिर ग्लोबल थिंग्स है। अब ऐसे समझना कि ग्लोबल का मतलब है जिन्हें हमें रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक है जिन्हें रिक्वायर करने की जरूरत है। तो जो बिना रिक्वायर के चलेंगे, जैसे कि console.log को हमें कहीं से रिक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे सी में मैं आपसे पूछूं कि कौन सी हेडर फाइल है जिसको आप नहीं इंक्लूड करो तब भी कोड चल जाएगा। जिसको आप इंक्लूड भी नहीं करोगे ना, और आप .c से प्रोग्राम को सेव कर देते हो तो अपने आप चला लेता है, बाय डिफॉल्ट मानता है उसे। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा ना कि वो हेडर फाइल है या नहीं। ऐसे हम बोल रहे हैं कोर मॉड्यूल से एक जेनरिक टर्म है, उसमें हम बात ही कर रहे हैं क्या हम रिक्वायर कर रहे हैं किसी चीजों को या नहीं कर रहे हैं। जैसे console.log को रिक्वायर, यानी कि रिक्वायर का मतलब हैश इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो वो ग्लोबल हो गया मेरे लिए। अब इसी तरीके से जैसे अगर ये ग्लोबल है तो अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ console.log _ फाइल नेम, अगर मैं ये वर्ड लिखता हूँ _ फाइल नेम, इसे क्लियर करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं तो आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये पूरा पाथ किसका, देखो फाइल का। तो _ फाइल नेम क्या हुआ, ग्लोबल हो गया। अब अगर मेरे से कोई पूछता है console.log _ dir, तो अगर मैं लिखता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, डायरेक्टरी तक का पाथ। तो देखो फर्क देखना, तो देखो ऊपर वाले में क्या आ रहा है, फाइल तक का पाथ, इसमें क्या आ रहा है, डायरेक्टरी तक का पाथ। लेकिन ये सारी चीजें मेरे पास क्या है, ये है तो बेस को मतलब कोर का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो कोर का मतलब बेस। अब आपको जो कोर मिला है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसे आपको रिक्वायर करने की जरूरत है, इसका मतलब इंक्लूड करने की जरूरत है, किसी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे दो में डिवाइड कर दिया। तो आप इसे समझ सकते हो कि कोर मॉड्यूल्स हम उनको बोल रहे हैं जिनको हमें रिक्वायर करना पड़ रहा है, और ग्लोबल हम उसे बोल रहे हैं जिनको रिक्वायर नहीं करना पड़ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं। आई होप ये अनमोल समझ में आई बात है। तो नोड के पास कुछ बेस चीजें हैं, बेस वर्ड को हम कोर बोल रहे हैं। तो समझना जो भी उसने दिया है हमें, उस बेस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कोर बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने बोल दिया कि इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक जिन्हें रिक्वायर करना पड़ेगा और एक जो ग्लोबल होंगे जिन्हें रिक्वायर कभी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी अगर हमने देखा _ फाइल नेम _ dir नेम और कंसोल वाला फीचर, ये सब हमारे पास क्या थे, ये ग्लोबल है। ऐसे हम और चीजें ग्लोबल देख रहे हैं, तो पहले हम सारे ग्लोबल्स टच करके आएंगे, फिर कोर्स के अंदर घुस जाएंगे। कोर्स का मतलब ये होगा कि हर एक को हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज इट, ठीक है। और ग्लोबल चीजें ना बहुत लाइट वेट है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट्स है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है। _ फाइल नेम और _ dir नेम क्या कर रहा है, और console.log तो हमें पता ही था पहले से। यहाँ तो देखो कोई डाउट इसके अंदर गाइस, इससे आगे बढ़ूं? सर एक बार फाइल नेम और dir नेम दोबारा बताना, मेरी ऑडियो चली गई थी। बहुत इजी सा है, _ फाइल नेम करंट फाइल का नाम देता है। आपकी फाइल का नाम देखो है क्या, ग्लोबल डेमो, ठीक है। आपकी फाइल का नाम क्या, फाइल का पाथ, इस मशीन पे जो पाथ है। लेकिन जब मैं लिखा _ dir नेम, तो उसने उस डायरेक्टरी का पाथ दिया जिसके अंदर फाइल पड़ी है। तो डायरेक्टरी पाथ आपके वर्ड याद रखो, करंट डायरेक्टरी पाथ _ dir नेम, करंट फाइल पाथ _ फाइल नेम। तो बहुत काम की चीज है। अभी जब आप समझना, हम AWS पे जब डिप्लॉय करेंगे अपने एप्लीकेशन को, तो चलेगी कैसे, वहां तो पाथ अजीबोगरीब होंगे। आप समझ रहे हो, AWS पे C ड्राइव D ड्राइव थोड़े होते हैं कि C ड्राइव पे जाके इंस्टॉल कर दो, तो वहां तो पाथ ही होंगे। तो हम कोड ऐसा लिखेंगे ना जो AWS पे भी चले और लोकल पे भी चले, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम हार्ड कोड पाथ ना लिखें, ऐसे वर्ड यूज करें। तो अगर हम जहां पर भी चलाएंगे वहां का पाथ उठा ले, अपने आप चलते हैं। इसलिए _ फाइल है और _ dir नेम नाम के ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स बनाए गए हैं। इधर देखो ग्लोबल के अंदर भी एक वर्ड जुड़ गया ना कि ये ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि हम इसमें कुछ असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ग्लोबल, लेकिन एक और वर्ड है ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स है। तो ये सब याद रखना, इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लेगा कि ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स बताओ कौन से, तो आपके पास याद हो _ फाइल है _ dir, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ नोड का बेस देख रहे हैं, समझ लो, ये समझ लो वो चीज देख रहे हैं हम जो नोड में मिल रही है, बस हमें सिर्फ उन्हीं मॉड्यूल्स को देख रहे हैं अभी, उसी से सब कुछ करेंगे। जब हम ये अच्छे से देख लेंगे फिर हम उठाएंगे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं कर सकते, समझना। तो देखो, तो अगर हम यहां से पहुंचते हैं npm पे,
अगर हम एनपीएम पे जाएं तो एनपीएम बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा है। तो अगर आप देखो तो एनपीएम इज नाउ पार्ट ऑफ गिटहब, गिटहब ने से खरीद लिया है, ठीक है, रिसेंटली एक्सेप्ट करते हैं, इसके पास कुकीज है कुछ। अगर आप यहाँ देखना शुरू करोगे तो एनपीएम के अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली सब कुछ किस पे करवा रहा है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही करवा रहा है और ओपन सोर्स है प्योरली। अब एनपीएम फ्री है, ठीक है, लेकिन इसका ये पब्लिक एनपीएम फ्री है, समझना। तो ध्यान देना, क्रिएट पब्लिक पैकेजेस, पब्लिश अपडेट्स, ऑडिट। लेकिन अगर आपको प्राइवेट चाहिए पैकेजेस, प्राइवेट का मतलब मेरे विद इन द कंपनी चलेंगे, मेरे डेवलपर एक्सेस कर पाएंगे, बाकी लोगों को नहीं दिखेंगे, तो प्राइसिंग है, पैसे देने पड़ते हैं उसके, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो तो हमें एक तो समझ आएगी ओपन सोर्स है, और ये देखो सारे ब्रांड्स इस टाइम एनपीएम यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा एनपीएम कितना ज्यादा पॉपुलर है। एनपीएम से बड़ा इकोसिस्टम अभी तक किसी के पास नहीं है। यान फेसबुक ने बनाया, उसके पास भी इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम का मतलब है इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो, आप यहाँ जाकर अपना एक अकाउंट बनाकर रख सकते हो। तो आप साइन इन कर लो यहाँ पर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ जाकर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू कैन यूज इट। मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे पास हो कोई अकाउंट ऑलरेडी, क्योंकि मैंने शायद क्रोम वाले पे लॉग इन कर रखा है उस पर, तो आपको और क्लियर होगा, आप अपना अकाउंट बना सकते हो उस पर जाकर। बस साइन इन करता हूँ उस पर, मेरे पास पड़ा है किसी बैच का, तो मैं आपका भी एक अकाउंट बनाऊंगा। तो आपको देखो ये चीज में दिखाया जाता है अकाउंट के बाद। आप लोगों को फिगर समझ आ रही है सबको? कितने मॉड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, कितने पैकेजेस हैं इसके पास, यानी कि मॉड्यूल्स मतलब पैकेजेस कितने हैं इसके पास, दिख रहा है आपको? हाँ जी, तो को बदल रहा है 13 लाख कुछ है हमारे पास अगर आप देखो तो। और डाउनलोड कितने होते हैं हर हफ्ते, और मंथ में कितने डाउनलोड होते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कितना पॉपुलर है। साथ में इस पे ध्यान दो, फ्रंट एंड के लिए भी एनपीएम यूज होता है, बैक एंड के लिए भी यूज होता है, अपनी खुद की कमांड्स बनानी है तब भी यूज होता है, डॉक्यूमेंटेशन बनानी है तब भी यूज होता है, सीएसएस के लिए भी यूज हो रहा है, टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, आईओटी के लिए यूज हो रहा है, कवरेज का मतलब कोड कवरेज टूल्स होते हैं, मोबाइल एप्स के लिए यूज हो रहा है, फ्रेमवर्क्स के लिए यूज हो रहा है, रोबोटिक्स के लिए यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स के लिए यूज हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखना शुरू करो तो कोई सेगमेंट छोड़ ही नहीं रहे लोग, इतने सारे पैकेजेस बना कर रखे हैं हर पर्पज के अलग अलग, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है कि 13 लाख पैकेजेस को आप याद रखोगे? नहीं याद रखोगे, आप सिर्फ उन्हें याद रखोगे जो आपके प्रोजेक्ट में है। तो यही मेन काम करना है कि आपको एक प्रोजेक्ट टारगेट करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैकेजेस को यूज करना है, तो आपको ज्यादा पैकेजेस की नॉलेज होगी, और हम उन्हीं पैकेजेस को यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू पूछे जाते हैं, ठीक है जी। क्लियर है सबको बातें? चलो आगे बढ़े इससे। तो हमें समझ आ गया कि नोड के साथ हम जब एनपीएम पे जुड़ेंगे तो नोड प्लस हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि नोड में हम वो वैरायटी जोड़ देंगे जो नोड के पास नहीं है, इसलिए नोड टाइम टेकिंग चीज है बहुत। चलो वापस आए इससे, ये हम डाइजेस्ट हो गया। अब बात करते हैं हम एक और ऑब्जेक्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब समझना है पहले। कोई कौन बताएगा मुझे व्हाट इज प्रोसेस इन कंप्यूटर? प्रोसेस क्या होता है तो बताए, व्हाट इज प्रोसेस? जो भी एप्लीकेशन या इंस्ट्रक्शन में चल रही है वो प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पास अभी गो टू मीटिंग चल रहा है, तो गो टू मीटिंग भी प्रोसेस है हमारे पास चलने के लिए, है ना। और अगर मैंने क्रोम चलाया था तो क्रोम भी एक प्रोसेस है मेरे पास। तो इसको मतलब ओएस क्या करता है, ओएस बहुत सारे प्रोसेस चलाता है। तो इसको मतलब जब नोड चला रहे हैं तो ध्यान देना, जब हम नोड चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, नोड और फाइल नेम। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये क्या करेगा, आप बोलोगे स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस। तो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा एक नए प्रोसेस को। जब भी कोई प्रोसेस चलता है तो उसे अपना सीपीयू मिलता है, अपनी मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो उसे एक सीपीयू मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, उसे मेमोरी भी मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टार्ट करोगे इसी प्रोसेस को, इट हैज द सीपीयू, इट हैज द मेमोरी ऑफ इट। तो इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि नोड के 5 प्रोसेस चला दो, तो आप 5 प्रोसेस चला दोगे, बार बार यही लाइन 5 बार लिख दो, तो इससे क्या होगा, 5 डिफरेंट प्रोसेस चल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे साहिल ने बात पूछी है कि कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स विद मेमोरी एलोकेटेड टू होल प्रोसेस, तो समझ सकते हो कि एक प्रोसेस के अंदर, यानी कि कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर थ्रेड्स हो सकती हैं n, लेकिन हम बिकॉज यूज कर रहे हैं किसको, नोड को। तो आप सबने अभी भी पढ़ा है कि नोड के पास तो सिर्फ एक ही थ्रेड होती है, इवेंट लूप। तो आपको वर्ड याद रखना है, इसके पास सिर्फ इवेंट लूप नाम की ही थ्रेड।
इससे बियॉन्ड नहीं है इसके पास। मेक सेंस? यहाँ तक रजिस्टर सबको बात। तो नोड इज एक्टिंग एज अ प्रोसेस बट इट हैज ओनली वन थ्रेड, ठीक है, क्योंकि मल्टी थ्रेडेड नहीं है, तो इसके पास सिर्फ एक थ्रेड है, बाकी सब बैकग्राउंड थ्रेड्स हैं जो libU में पड़ी है। तो हमें समझ आया कि जब भी हम किसी नोड को चलाएंगे वी आर एक्चुअली रनिंग ए प्रोसेस एंड प्रोसेस को CPU और मेमोरी मिल जाएगी एलोकेट होकर। तो अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरी मशीन पे MS वर्ड चल रहा है, तो MS वर्ड भी अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, क्रोम चल रहा है तो क्रोम भी अपने आप में एक अलग प्रोसेस है, और हम नोड में पावर है कि हम इस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को बुला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को बुला सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स में क्या फर्क है। तो इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोसेस एक बड़ी यूनिट है, उसके अंदर एक छोटी यूनिट चल रही है थ्रेड। तो थ्रेड को आप ऐसा बोल सकते हो इट इज मोर लाइक अ सब प्रोसेस, बिकॉज हम नोड यूज कर रहे हैं तो वी हैव ओनली वन थ्रेड। मेक सेंस गाइस? सबको डाइजेस्ट है यहाँ तक बात? इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें समझ आ गया कि प्रोसेस है क्या। अब हम बात कर रहे हैं कि हम उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं जो प्रोसेस चल रहा है अपनी मशीन पे। तो जो प्रोसेस चल रहा है इसके बहुत बड़े फायदे हैं, ध्यान से समझना होगा हमें कि जब कोई प्रोसेस चल रहा है तो उस प्रोसेस के बारे में अगर हमें सब कुछ पता लगाना है, क्यों पता लगाना है। जैसे मेरा नोड AWS पे चल रहा है, ध्यान सुनना, मेरा नोड AWS पे चल रहा है, लेकिन कहाँ चल रहा है, किस लोकेशन पे चल रहा है, ये मुझे पता लगाना है। तो मैं लिखूंगा process.cwd। CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि मेरा प्रोसेस कौन सी डायरेक्टरी में चल रहा है। समझ आ रही है सबको बात? तो अंडरस्कोर डीआर नेम और इसमें फर्क है, क्योंकि ये प्रोसेस की करंट डायरेक्टरी देगा, ये प्रोसेस के अंदर जो फाइल चल रही होगी उस फाइल का आपको पाथ देगा। तो ऐसे समझते हैं, क्लियर करते हैं इसे। यहाँ जाते हैं, इसे रन करते हैं, तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, अभी सेम पाथ आ रहा है, क्योंकि फाइल और प्रोसेस सेम लोकेशन में बैठे हैं अभी, इसलिए सेम पाथ आ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना आगे चल के कि हम एक नोड की फाइल को ट्रिगर कराएं तो प्रोसेस शुरू कर देगी, वो जाके अंदर जाके 10 JS तक पहुंचे इंटरनली बात करने के लिए। तो 10वीं JS पे जाकर हम अंडरस्कोर डीआर नेम लगा के बैठे हो, तो वो जिस पाथ पे पड़ी होगी तो उसका पाथ आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस का पाथ क्या होगा, जो पहली JS का पाथ होगा। हाँ जी, डाइजेस्टर सबको process.cwd का क्या फायदा होगा, ताकि हम पता लगा सके कि हमारा प्रोसेस कौन सी करंट डायरेक्टरी में चल रहा है, जो भी करंट प्रोसेस है हमारा। फिर इसके साथ साथ हम ऐसा कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ जाता हूँ console.log, और यहाँ हम स्पेसिफाई करके आते हैं, इसको console.log नहीं लिखता यार मैं, तो मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ process.on। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ इवेंट दिए हैं। तो आप ध्यान देना क्या चीज बदल रही है अब। पहले याद करना, हम लोग जब इवेंट लगाते थे, सो वी आर यूजिंग अ वर्ड, हम एक वर्ड यूज करते थे ऐड इवेंट लिस्टनर, याद है ना सबको, इवेंट अटैच करने के लिए। अब भूल जाओ इस वर्ड को। तो JS में ऐड इवेंट लिस्टनर, यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे ऑन, ठीक है। तो जब भी मैं वर्ड लिखूंगा ना ऑन, समझ जाना ऐड इवेंट लिस्टनर कर रहा हूं मैं बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है ऑन। तो एग्जिट क्या चीज है यहाँ पर, एग्जिट का मतलब है इवेंट का नाम। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है इट इज लाइक अ प्रोसेस। जब मेरा प्रोसेस एग्जिट हो, यानी मेरा प्रोग्राम एग्जिट होगा, देन व्हाट आई वांट टू डू, मैं उस टाइम पे क्या करना। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? सबके पास हो रही है वॉइस ब्रेक? नहीं सर, नहीं हो रही है। हेलो सर। हाँ, बाकी पैसा रही है ना, ठीक। तो यार आई थिंक तुम्हारे एंड पे होगी कुछ गड़बड़ ना। तो process.on exit हमने लिखा, एग्जिट क्या हो गया, एग्जिट इज अ इवेंट का नाम अपना, ठीक है ना, ये इवेंट का नाम है। अब आप सोचोगे यार ऐसा इवेंट कैसे, दिस इज अ सर्वर साइड इवेंट, दिस इज अ सर्वर साइड इवेंट, इट इज नॉट लाइक क्लिक, नहीं मिलेगा हमें चेंज, ऐसे इवेंट नहीं मिलेंगे। पहले कैसे मिलते थे, क्लिक लगा दो, चेंज लगा दो, ब्लर लगा दो, ऐसे इवेंट होते थे क्लाइंट साइड पे। नाउ वी हैव द इवेंट्स, एग्जिट जैसा इवेंट हमें मिल रहा है। आई होप ये गाइस सबको मेरी बात समझ में आई है। तो अब हम वापस जाते हैं इस पे। तो नाउ वी हैव दिस एग्जिट इवेंट। अब मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कॉमा एंड देन आई स्पेसिफाई द कॉल बैक, दिस इज माय कॉल बैक। तो इसका मतलब बोलो जब प्रोसेस एग्जिट करने लगेगा व्हाट आई वांट टू डू, तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ console.log एंड आई एम सेइंग कि भाई मेरा प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जिट होता है तो वो मुझे क्या करता है, वो मुझे देता है एग्जिट कोड। ध्यान देना, वो मुझे क्या देता है, एग्जिट कोड। तो मैं लिखता हूँ एग्जिट कोड इज, यानी कि एग्जिट किस बेस पे हो भाई, क्या वजह रही एग्जिट होने की, तो आई विल प्रिंट एग्जिट कोड। मैं यहाँ पर एग्जिट कोड डाल देता हूँ। अब यहाँ जाते हैं हम फिर से इसे चलाने के लिए, इसे क्लियर करते हैं, फिर से यहाँ जाके ऐसा लिखते हैं। तो आप ध्यान देना एग्जिट कोड क्या रहा है आपका, 0।
जब भी एग्जिट पोर्ट 0 आता है आपके पास तो आपको समझना है कि ये परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़े लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एग्जिट कोड 1 आता है तो उसका मतलब एरर के साथ एग्जिट हुआ है। अब इसका फायदा सोचो, कोई फायदा यार ऐसा करने का? किसी को लग रहा है कि हम अपने प्रोसेस पे एग्जिट क्यों लगाए? क्या फायदा मिलेगा हमें इसका? क्या हमें लगाना चाहिए लाइन नंबर 8 अपने कोड के अंदर? सर अगर कोई प्रोसेस में बग आ जाए तो हम कुछ करना चाहिए, जैसे रीस्टार्ट करना प्रोसेस या कुछ करना चाहे तो हम कर सकते हैं मे बी। अब ऐसा समझना यार, जो बड़े लेवल की प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमने मान लो हमने एक शॉपिंग बना दी आगे चल के, जो कि हम ऐसा करेंगे, और हमने शॉपिंग बनाई तो ऑब्वियसली बात है नोड में लिख दी। अब नोड में लिख दी तो उसका मतलब वो एज अ प्रोसेस चल गई, ध्यान से समझना, वो एज अ प्रोसेस चल गई। अब रिक्वेस्ट आती जा रही है हमारे पास यूजर्स की, और किसी वजह से ये प्रोसेस जो है हमारा ये टर्मिनेट हो गया। तो हमें पता तो होना चाहिए भाई ये टर्मिनेट हो गया, कब हुआ, किस टाइम हुआ, क्यों हुआ, ये हम पता लगा पाते हैं इसके थ्रू। देखो इसमें कोई डाउट? लॉगिंग हो जाती है सर ये एक टाइप का एक्सेप्शन हैंडलिंग टाइप का हो गया ना, कि खुद से हैंडल कर लिया, निकल लिया। हाँ यार हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि याद हो हम लोगों ने जब जावास्क्रिप्ट में सबने ट्राई कैस देखा है तो हमें पता चला था कि यार एक्सेप्शंस तो बड़ी अजीब है ना यहाँ पर। क्योंकि एक्सेप्शन कैसे आती थी, जैसे वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है और आप उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो ट्राई कैच में पकड़ता था। याद है हमने देखे थे रेफरेंस एरर आते हैं, टाइप एरर आते हैं, क्लियर है ना बात आप लोगों को? रेफरेंस एरर, टाइप एरर ऐसे थोड़ी आते हैं, जैसे जावा में एरर्स आ जाते हैं, तो उस लेवल के एरर हैंडलिंग नहीं थी यहाँ पर। तो इस वजह से हम ये फंडा लगाते हैं। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सोचो अगर तुम्हारे पास ये यूजर्स आए हुए हैं बहुत सारे और तुमने एक रिक्वेस्ट भेजी और ये सर्वर क्रैश हो गया, अभी सर्वर क्रैश होते तुम्हें एसएमएस कर दे डेवलपर्स को, तो डेवलपर्स की टीम के पास एसएमएस आ जाए या मेल आ जाए ऑटोमेटिकली कि सिस्टम क्रैश हो गया है, तो ये इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं ना, समझ रहे हो? तो इसको मतलब आगे चल के इसके अंदर हम यहां पर जाके कौन सा कोड डाल देंगे, मेल का, तो मेल हो जाएगा करेगी टीम के पास और टीम को पता जाएगा ये एरर आया था, इस रीजन से आया था, इतने बजे आया था। मेक सेंस गाइस? ये हमारे लिए कैसा हो गया, सक्सेसफुल एग्जिट हो या अनसक्सेसफुल एग्जिट हो ये चलेगा हमारे पास। लेकिन अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा चाहिए, मैं से कमेंट कर रहा हूं रेफरेंस के लिए, अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा चाहिए प्रोसेस डॉट ऑन, और यहां पर हमारे पास होता है अनकॉट एक्सेप्शन, ये भी इवेंट का नाम है, याद रखने आप लोगों ने इवेंट के नाम है अनकॉट एक्सेप्शन, दैट्स द नेम ऑफ एन इवेंट। वो कहता है अगर ये आया तो ये सिर्फ तभी चलता है जब कोई एरर आया। अगर कोई एरर आया तो आप बता सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग कॉमा एरर, ये आपने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी कुछ गड़बड़ होगी हमारे पास तो ये चल जाएगा अनकॉट एक्सेप्शन, ठीक है? तो ये अनकॉट एक्सेप्शन बता दिया करेगा कि भाई कब प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसे चलाकर देखें, यहां पर जाकर इसे चलाया मैंने, ध्यान देना कोई लाइन नहीं आई क्योंकि अभी सब कुछ हैप्पी चला है, इस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम हमारे पास जनरेट ही नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तब हमारे पास ये इस जगह पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो मैं यहां जाके देखो ऐसा लिखता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, इससे क्योंकि ये इवेंट है, ध्यान देना ये इवेंट है और ये आपके पास लाइन बाय लाइन चलता है, तो बेटर ये है कि आप इसे ना शुरू में लगा के छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक लगा कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इसके बाद कभी भी आ सकती है। इसके बाद सपोज यहाँ जाकर मैंने एक फंक्शन कॉल लगा दिया शो नाम का, जो कि है ही नहीं मेरे पास, ये मैंने कॉल लगा के छोड़ दिया। अब मैं यहाँ गया, ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देना समथिंग वेंट रॉन्ग रेफ एरर, क्यों छप रही है, इसका क्या फायदा है? तो शुरू में इसे लगा के रखने का फायदा ये हुआ क्योंकि इवेंट है, इवेंट पहले ही रजिस्टर्ड होकर बैठ गया। अब आपने शुरू में से लगा के छोड़ दिया, अब आप कोड करते जा रहे हो, कहीं पर भी आपने ऐसी कुछ गड़बड़ करी तो जब भी कोड फटेगा विद रीजन के साथ फटेगा। तो अगर मैं यहाँ जाके सोचो, ये मैंने console.log में लिख रखा है, अगर मैं यहाँ जाके फाइल हैंडलिंग लगा दूं और एक फाइल में एरर लिख दूं, तो जब भी मेरा सर्वर क्रैश हो मैं उस फाइल को पढ़ लिया करूंगा। दैट इज कॉल्ड लॉग फाइल। आप लोगों ने कभी सुना हो ऐसा नाम? तो दैट्स बिकम अ लॉग फाइल फॉर मी। बताओ भाई, सबको डाइजेस्ट मतलब ये एरर की टाइप भी बता देगा ना? हाँ जी, क्योंकि ERR आ गया ना,
एरर में तो पूरी डिटेल है, एरर का पूरा ट्रेस है इसके अंदर, समझ रहे हो कि एरर है क्या, तो टाइप बदल के रेफरेंस एरर है, क्यों आया, शो नहीं डिफाइन था, और फिर पूरा ट्रेस इसका क्या क्या हुआ है पीछे जाकर, और किस लाइन पे है वो इधर बदल रहा है। ठीक है, समझ आ गई सब बातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं हो गया कि अगर हम कोई भी सर्वर बनाएंगे और उसमें हम अगर प्रोसेस को यूज ना करें तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीज है, दैट्स व्हाई इट इज ग्लोबल, और बहुत ही काम की चीज है आगे चल के। देखो गाइस, यहाँ तक समझ आ गया सबको, और ये काफी बड़ा है, हम इसे आगे अभी तो हम बहुत इंट्रोडक्शन पे पढ़ रहे हैं इसे, फिर हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे इसे। सर ये ऑलवेज रेफर टू करंट प्रोसेस होता है कि जैसे कि कोई और भी करंट प्रोसेस है, लेकिन हम इसके साथ ना और भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने वर्ड यूज किया, हम इसे आगे चल के और डिटेल पढ़ेंगे जब हमें कुछ और मशीन्स के प्रोसेस को एक्सेस करना हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अपने नोड से डेटाबेस के प्रोसेस को एक्सेस कर दूँ, उसे डाउन कर दूँ, उसे अप कर दूँ, या यहाँ से बैठे बैठे 2 नोड के प्रोसेस और चला दूँ, वो सारे काम कर सकता हूँ इसके थ्रू। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। प्रोसेस डॉट ऑन हमने 2 वर्ड पढ़ लिए, इसको शो को कमेंट कर देते हैं फिलहाल। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ हार्डवेयर लेवल की इंफॉर्मेशन भी जानना चाहता हूँ तो वो भी मुझे मिलती है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रोसेस, और प्रोसेस के साथ स्पेसिफाई करते हैं प्रोसेस डॉट, और यहाँ पर एक वर्ड होता है आर्किटेक्चर। तो प्रोसेस डॉट आर्किटेक्चर हमें प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बताया था, यानी कि इस मशीन का आर्किटेक्चर बताना शुरू कर देगा। तो उसने बताया ये 64 बिट मशीन है। ठीक है, इसका क्या फायदा है, कभी कभार आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो बताया था कि आपकी मशीन पे इंस्टॉल नहीं हो सकता क्योंकि आपका आर्किटेक्चर वैसा नहीं है, तो आप इसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप इसके एक बार इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओ तो आपको दिखेगा कि प्रोसेस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। तो अगर प्रोसेस को प्रिंट करा के देखें तो आप इसमें से कीज याद रखनी है, तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी कीज से आप पता लगा सकते हो। तो देखो, जैसे मैं इसे चलाता हूँ, एक बार इसे देखना शुरू करते हैं, बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। ये सब प्रोसेस लेकर आया है, तो मशीन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है ना, कुछ ऐसी जो हमारे सर के ऊपर से जाने वाली है क्योंकि लो लेवल भी है। तो अगर हम देखें तो देखो यहाँ से शुरू है, तो प्रोसेस ये ऑब्जेक्ट आया अपने पास, इसमें वर्जन आ गया देखो नोड का 13.9। ठीक है, नोड का वर्जन पता लगा गया। तो अगर सपोज मैं किसी प्रोग्राम को चला रहा हूँ नोड के और मैंने लेटेस्ट वर्जन बनाया और आप किसी मशीन पे चला रहे हो जिसमें लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो मैं यहीं से पता लगा लूंगा पहले प्रोसेस डॉट वर्जन डॉट नोड, V8 का क्या वर्जन है ये बदल गया। ठीक है, libUV का क्या वर्जन है ये बदल गया। अच्छा, अभी पूछ रहा है भाई ऐश्वर्य कि इतना फास्ट कैसे लेकर आता है यार ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सब कुछ लो लेवल पे काम हो रहा है ना, C++ लेवल पे, इसलिए नोड बहुत फास्टली काम करता है क्योंकि वो libUV को दे देता है। libUV की सारी लाइब्रेरी C++ में लिखी है, OSP किसमें लिखा गया C++ में, इसलिए लो लेवल टू लो लेवल टॉक बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, इसका सिर्फ काम क्या रहता है, प्रिंटिंग करना, तो नोड सिर्फ क्या कर रहा है, प्रिंट करके दिखा रहा है वो सारी चीजों को। ठीक है, अब अगर हम इसके नीचे जाना शुरू करें तो देखो, जैसे शायद आपने सुना हो ओपन SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये हम कैसे दे सकते हैं। यूनिकोड यूनिवर्सल कोड के लिए होता है, आर्किटेक्चर बदल गया। प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा जो प्लेटफॉर्म डार्विन है, जैसे विंडोज के होते हैं ना एंटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डॉस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसे मैक में डार्विन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके और नीचे जाते हैं, है ना, तो ये तो कुछ मॉड्यूल्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ जो हमें दिख रहे हैं, दैट इज द मॉड्यूल्स, ये हमें यहाँ पर मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। फिर इसके आगे जाते हैं हम, तो अब अगर हम यहाँ देखें जो हमारे काम की हैं चीजें, मैं सिर्फ उसी पे लेके जा रहा हूँ जो हार्डवेयर लेवल पे काम आएंगी हमारे पास। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी है सिस्टम लेवल की, बहुत सारे तो नोड्स रिलेटेड है, V8 रिलेटेड है। जैसे मैं ये निकाल सकता हूँ इसके थ्रू, एक फंक्शन है CPU यूसेज, तो मेरे को बता देगा कि आपका जो नोड चल रहा है वो कितने CPUs को यूज कर रहा है। साथ में किल नाम से मेथड है कि अगर मैं किसी प्रोसेस को किल करना है, किसी प्रोसेस को एग्जिट करना है, ये सब मैं निकाल सकता हूँ। किसी प्रोसेस का ID नंबर निकालना है, ये भी निकाल सकता हूँ। दीज आर द ऑल आर द फंक्शंस जिन्होंने दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमने कुछ कुछ यूज करे, जैसे प्रोसेस डॉट std आउट, अगर मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है, स्टैंडर्ड इन निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, CWD निकालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ये मेरे लिए जो बहुत काम आएगा, प्रोसेस डॉट क्या है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये मेरी मशीन का यूजर है,
ये निकल कर आता है प्रोसेस डॉट यूजर से, ठीक है। शेल, मेरी मशीन का शेल पता चल जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये पूरे मशीन के पाथ हैं, जितने पाथ मैंने सेट कर रखे हैं, इवन जावा तक का पाथ इसके पास है, ठीक है। तो जितने मैंने पाथ सेट कर रखे हैं वो सब इसके पास है इस टाइम। मैं अपनी मशीन पे किससे लॉग्ड इन हूँ, ये भी इसके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? इससे पहले मैं कौन सी डायरेक्टरी पे था, अब मैं किस पे हूँ, तो ओल्ड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे, और न्यू तो इसके पास है, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन रख के बैठा है बहुत सारे, तो इसका मतलब हम प्रोसेस लेवल पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं, यानी कि लो लेवल पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं इसके थ्रू। आई होप यहाँ तक बात समझ आई है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से कुछ कुछ चीजें पिक करते हैं जो अभी हमारे काम आने वाली है। तो हम यहाँ जाते हैं, एक मिनट, एक बार टर्मिनल को नीचे करते हैं यार इसके, यहाँ जाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो हमें जैसे आर्किटेक्चर बदल गया, अब इसके साथ एक और बहुत जबरदस्त फीचर होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ console.log प्रोसेस आर्गुमेंट्स। तो प्रोसेस के साथ मैं आर्गुमेंट्स भी दे सकता हूँ, तो process.argv करके हमारे पास होते हैं प्रोसेस के आर्गुमेंट्स। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं इसका पर्पस क्या है। मैं यहाँ जाता हूँ नोड और ग्लोबल डेमो पे जाते हैं, तो आप ध्यान देना यहाँ प्रोसेस के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। प्रोसेस के आर्गुमेंट का मतलब ध्यान देना क्या है, हमने जब इसे चलाया था अभी, तो यहाँ पर लिखा था नोड, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा था मैं नोड। तो नोड क्या चीज है, नोड हमारी कमांड है। कहाँ से आई है, देखो बिन में से आई है मेरी मशीन के, तो मेरे मशीन के बिन में से मेरे पास क्या मिल रही है, ये नोड कमांड मिल रही है। फिर अगर हम देखें तो ग्लोबल डेमो डॉट जीएस, ये वाला जो फीचर आ रहा है हमारे पास, ये जो है दिस इज माई फाइल नेम। तो अगर आप देखो तो पहला जो आर्गुमेंट है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, वो क्या है, नोड तक का पाथ। जो सेकेंड आर्गुमेंट है, वो क्या आपके पास ग्लोबल डेमो डॉट जीएस तक का पाथ, ठीक है। तो ये दोनों पाथ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपको समझना है कि जब हमने नोड लिखा तो हमें नोड तक का कमांड मिल गई, और फिर ग्लोबल डेमो डॉट जीएस में ये वाला पाथ मिल गया, ठीक है गाइस। आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये इसके दो आर्गुमेंट है, लेकिन मैं इसके अलावा भी अगर आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये होगा मेरे एक्स्ट्रा आर्गुमेंट जो मैं पास करूँ, देखना। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं लिखता हूँ ग्लोबल डेमो डॉट जीएस, और ध्यान देना मैं यहाँ लिखता हूँ 1000, 2000, 3000। अब देखना तो आपको नजर आएगा, पहला नोड है, फिर फाइल का नाम है, और फिर ये एडिशनल आर्गुमेंट्स है, ठीक है। अब लेकिन इसका करोगे क्या इन कमांड्स का, मतलब अगर हम इसे चलाएंगे ऐसा, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि हम यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो हम आपने समझना, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट का क्या फायदा है, सोचो जरा। इसका फायदा है कि हम अपनी खुद की कमांड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डॉस पे जाऊं, अपनी मशीन के इस पे जाऊं, तो मेरे पास डॉस में एक कमांड होती है। मैं से एक बार इसको यहाँ से मैं बाहर आता हूँ, इससे कंट्रोल सी से बाहर आ सकते हैं। क्लियर किया मैंने इसे। अब ध्यान देना, अगर मैंने क्लियर कमांड लिखी तो उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी मशीन पे सीपी कमांड लिखता हूँ, सीपी का मतलब है कॉपी, और कॉपी में अगर ये लिखता हूँ कि abc.txt को xyz.txt में कॉपी कर दो, तो आपको समझना ये कि जो सीपी है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज द नेम ऑफ अ कमांड, ये कमांड का नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछे abc.txt क्या है, दिस इज माई आर्गुमेंट, तो दिस इज माई फर्स्ट आर्गुमेंट एंड दिस इज माई सेकेंड आर्गुमेंट। तो मैंने दो आर्गुमेंट पास करे, फर्स्ट और सेकेंड आर्गुमेंट पास करें। तो ये आर्गुमेंट इस कोड के पास जाएंगे, कोड का मतलब इस सीपी के पास जाएंगे। ये सीपी कोड की तरह काम करने वाला है। तो आप समझना, जब हम नोड में अपनी खुद की ऐसी कमांड बनाए, नोड सीपी, और फिर हम उसके अंदर फाइल का नाम दे abc.txt, xyz.txt, तो इसका मतलब क्या होगा, नोड हमारे लिए क्या होगी, नोड हमारे लिए कमांड होगी। सीपी क्या होगी, सीपी हमारी फाइल होगी नोड की। abc.txt क्या होगा, पहला आर्गुमेंट, ये क्या होगा, दूसरा आर्गुमेंट। और हम इसके बेस पे लॉजिक लिखेंगे, पहली फाइल को पढ़ो, पढ़ के इसमें कॉपी कर दो, ठीक है। इसलिए हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट चाहिए होता है, ताकि हम अपनी खुद की कमांड्स बना सके, खुद की कमांड्स बिल्ड कर सके, ठीक है गाइस। आई होप ये बात समझ में आई सबको। अब मैंने लिख दिया process.argv, जिससे मेरे पास आर्गुमेंट्स आएंगे। मेरे को आर्गुमेंट्स निकालने हैं इसके अंदर से भाई, तो मेरा आर्गुमेंट्स का नंबर मेरे को निकालना होगा। तो देखो, पहले आर्गुमेंट का नंबर है नोड, जो कि 0 पे बैठा है क्योंकि एरे दे रहा है। अगला 1 पे बैठा है, फिर 2 पे बैठा है, फिर 3 पे बैठा है, फिर 4 पे बैठा है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, 0 और 1 को स्किप कर देना है और बाकी आर्गुमेंट्स निकाल लेने। तो मैं यहाँ जाकर ऐसे लिखता हूँ फॉर लेट आई, तो 0 1 मेरे को स्किप करना है, मैं 2 से शुरू करता हूँ, और लेस देन कहाँ तक जाता हूँ, process.argv.length तक।
और i प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ प्रिंट करा के, तो मैंने यहाँ लिख दिया या मैं मान लो इसको प्लस करके दिखाता हूँ कि भाई जितने आ रहे हैं हम उससे सम का प्रोग्राम बना लें। तो मैंने यहाँ लिख दिया where sum equals to 0, ठीक है भाई। यहाँ सी है हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख दूँ सम प्लस इक्वल्स टू और पार्स इंट, क्योंकि ध्यान देना क्योंकि ये 1000 पे सिंगल कोड लगे हुए हैं, तो पार्स इंट और यहाँ जाके स्पेसिफाई कर देते हैं प्रोसेस डॉट argv, इसको ऐसे प्रोसेस डॉट argv ऑफ आई। तो क्या करेगा, ये आर्गुमेंट निकालता रहेगा एक एक करके, ये सारे आर्गुमेंट मेरे पास आ गए और इसका सम अप करता चलेगा, ठीक है। जिसका सम अप होके आ जाएगा तो हम यहाँ से इसको प्रिंट करा देंगे। तो मैं लिख दिया प्रोसेस डॉट argv ऑफ आई और यहाँ मैं लिख दिया कंसोल डॉट लॉग सम इज, और यहाँ डाल दिया मैंने सम, ठीक है। इसे कहते हैं क्लियर, ये चलाए थे यहीं से। तो हमारे पास रहना चाहिए कुछ गड़बड़ है, अच्छा ब्रैकेट एक एडिशन लग गया है वैसे इस पे, ये तो मैं इसे हटाता हूँ, फिर से चलाते हैं। तो आप देखो सम इज क्या दिखा दिया 6000। आई होप सबको मेरी बात समझ आई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हो, अपनी खुद की कमांड्स बना सकते हो इसके थ्रू, अगर आप ध्यान से देखो तो। सो यू आर बिल्डिंग योर ओन कमांड्स। तो ये आपको सबको समझ में आया कि खुद की कमांड कैसे बन गई। तो ग्लोबल डेमो डॉट जीएस इज लाइक योर कमांड नेम और कमांड के आर्गुमेंट हो गए हमारे पास। तो मैं इनडायरेक्टली अपनी खुद की कमांड्स बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तो बताओ। हाँ सर एक बार प्रोसेस डॉट argv रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन चला गया थोड़ी देर के लिए। प्रोसेस डॉट argv का पर्पस है कि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स डालना चाहते हैं। इसका मतलब जब मैं कमांड cmd से चलाऊं चीजों को तो मैं अपने आर्गुमेंट्स भी सप्लाई कर सकूं। तो अगर मैंने ये लिखे हैं 1000 2000 3000 तो ये सब मेरे क्या बन गया आर्गुमेंट्स। तो ये पहला आर्गुमेंट हो गया जो कि 0 पे बैठा है, ये अगला आर्गुमेंट हो गया जो 1 पे बैठा है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, एंड आई वांट टू प्रोसेस ओनली दीस 3 आर्गुमेंट। मुझे इसी पे काम करना है। तो मैंने जब ये कमांड से नोड ग्लोबल डेमो, तो ये सारे आर्गुमेंट 0 से लेकर 4 तक ये सारे आर्गुमेंट इसके अंदर चले गए प्रोसेस डॉट argv के अंदर। तो अगर हम प्रोसेस डॉट argv को प्रिंट कराएं तो वो सारे आर्गुमेंट्स प्रिंट करा देगा, इंक्लूडिंग ये भी और ये भी। तो अगर हम इसको देखें तो देखो हमें दिख रहा है यहाँ पर प्रोसेस args के अंदर हमारे पास ये सारे आर्गुमेंट दिख रहे हैं। ये 0 नंबर का आर्गुमेंट है, ये 1 नंबर का आर्गुमेंट है, ये 2 3 4 वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैं लूप चलाई 2 से और कहां तक चला गया, लेंथ तक चला गया, इंक्रीमेंट कर दिया और प्रोसेस डॉट argv आई से यानी कि 2 वाले से 4 तक चला गया और सम कर दिया। तो इनडायरेक्टली ये हमारी कमांड बन गई। तो मान लो अगर हम इसका नाम, इस जीएस का नाम सिर्फ रख देते टोटल जीएस और फिर इसके आगे आर्गुमेंट डालते, तो ये इट्स लाइक कि हमने टोटल कमांड बना दी। जब भी इसको चलाएंगे ये टोटल करके आ जाएगा, ठीक है। अब कमांड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कमांड्स क्यों बनाई जाती है ये समझना। असल में कुछ ऐसा होता है, देखो इन रियलिटी कि सपोज मैं आपसे बोलता हूँ, सपोज मैं आप सबसे बोलता हूँ, नया पेज खोलते हैं, कि आई वांट कि मेरे पास है ना मेल सेंड हो यूजर्स को मेरे, ठीक है, और बल्क सेंड हो, बहुत सारी मेल जाए, बल्क मेल मुझे सेंड करने, लेकिन वो रात के 2 बजे जाए, ठीक है। तो क्या तरीका होगा पता है इसका, आप लिखोगे नोड और फिर होगा आपका फाइल का नाम। तो सपोज हमने फाइल का नाम क्या रखा है, mail.js, ठीक है। तो हमने स्पेसिफाई नोड mail.js और सेंडर का मेल आईडी, कि सेंडर कौन है, तो सेंडर amit@yahoo.com, ये सेंडर का मेल आईडी है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके आगे मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसके आगे मान लो इसी आर्गुमेंट के आगे हम मान के चल रहे हैं, उसके आगे स्पेसिफाई कर दिया mail.xls। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये वाला जो आर्गुमेंट है, तो ये बन गया 0 आर्गुमेंट, ये बन गया 1, ये बन गया 2। तो 2 को उठाकर मैं किस में डाल दूंगा, वेरिएबल सेंडर में, कि भाई सेंडर कौन है इसका। फिर mail.xl को उठाऊंगा, इसे पढ़ूंगा, इसमें किसके मेल आईडी पड़े होंगे, रिसीवर्स के। और सपोज रिसीवर के 10 लाख मेल आईडी पड़े, वो इस mail.xl में पड़े, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सेल को पढ़ूंगा, इसमें से जितने मेल आईडीज पड़े होंगे उनको मेल करना शुरू कर दूंगा। तो मैंने क्या बना रखी हुई, कमांड बना रखी हुई, ध्यान देना ये कमांड बना रखी होगी। अब इस कमांड को मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज ये कमांड है तो इस कमांड को मैं किसी प्रोग्राम के अंदर स्केड्यूल कर सकता हूँ, इसलिए फायदा है। तो मैं यहाँ ऐसे स्केड्यूल कर दूंगा कि 2 बजे ये कमांड चल पड़े, ध्यान देना 2 बजे ये कमांड चल पड़े अपने आप। लेकिन अगर ये कमांड बेस्ड नहीं होगा, ये मेरे को मैन्युअली डालना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 बजे मेरे को एक बंदा बिठाना पड़ेगा जैसे चलाए।
आप सबको पावर समझ आ रही है कि खुद की कमांड्स बनाने की पावर क्या है? तो ऐसी कमांड्स सिस्टम में थोड़ी है कि 2 बजे मेल भेज दे सबको उठाकर, ठीक है जी, या आपके सिस्टम का बैकअप ले ले। आपने जैसे नोड मेल डॉट जेएस बनाया, ऐसी बना दिया किसी के नोड बैकअप डॉट जेएस, तो वो बैकअप लेकर आ जाए आपके सिस्टम का और उसको आप शेड्यूल कर दो। तो ये सब पॉसिबल हो जाता है जब हम प्रोसेस डॉट argv पढ़ते हैं, ताकि हमें आर्गुमेंट्स लेने आ जाए। आर्गुमेंट्स लेने आ जाएंगे तो हम उसके बेसिस पे काम कर पाएंगे। आई होप साइली क्लियर होगी बात कि किस लिए आर्गुमेंट्स। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब इसके साथ साथ हमें ये प्रोसेस को देखना है सर। अभी तो मैं एक ही समझ रहा हूँ, बहुत सारे कोर मॉड्यूल्स हैं, उसमें हम अभी सिर्फ एक ही ग्लोबल बैठे हैं, वही इतना बड़ा है अपने आप। तो हमें याद आता है प्रोसेस पे, और प्रोसेस में हमें एक फीचर मिलता है ENV। ENV का मतलब होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? जो हमें इस एनवायरमेंट से वैल्यू निकाल कर देगा। एश्वर पूछ रहा है पार्सेंट क्या? पार्सेंट पढ़ा तो है हम लोगों ने, जब भी किसी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होता है तो हम पार्सेंट यूज करते हैं। जेएस में था पार्सेंट पार्स फ्लोट, जब हमने नैन वगैरह सब देखे थे शुरू में, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं भाई प्रोसेस डॉट ENV। प्रोसेस डॉट ENV का मतलब है एनवायरमेंट। तो मेरे को अपने कंप्यूटर का एनवायरमेंट निकालना है, ठीक है। तो क्यों निकालना है? देखो इसके पीछे रीजन क्या है। जब हम अपनी मशीन पे अपना सर्वर बना के चलाएंगे, तभी आगे चल के हम एक फीचर देने वाले हैं। अपनी मशीन पे हम अपना सर्वर बनाएंगे और उस पर हमारी एप्लीकेशन पड़ी होगी और वो एप्लीकेशन चलेगी। तो वो कहाँ चल रही होगी? वो चल रही होगी लोकल इन्वायरमेंट पे। तो हम क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट पे एक पोर्ट नंबर खोलेंगे। पोर्ट नंबर का पर्पस ये होता है कि बाहर के जितने यूजर्स हैं, जब वो मेरी मशीन पे आएंगे तो वो कैसे आएंगे मेरी मशीन पे? वो आएंगे IP एड्रेस के थ्रू। लेकिन IP एड्रेस से तो मेरी मशीन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। मेरी मशीन के सर्वर में बात करने के लिए पोर्ट नंबर को यूज करेंगे। तो IP प्लस पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर का मतलब समझ लो एप्लीकेशन नंबर है एक तरीके का। मतलब किस एप्लीकेशन पे बात करने आए हो, ये एप्लीकेशन बताएगा कौन? पोर्ट नंबर बताएगा। तो हम अपने हिसाब से कोई भी पोर्ट नंबर दे देंगे। जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर दूंगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर जितने बंदे बैठे होंगे, इन्हें कनेक्ट करने के लिए इन्हें क्या लिखना पड़ेगा? मेरी मशीन का IP प्लस 1 2 3 4, जो कि पोर्ट नंबर होगा, और ये मेरी मशीन के इस वाले एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप AWS पे जाओगे तो AWS ने अपने हिसाब से पोर्ट नंबर दे रखा होगा, आपको नहीं देगा, वो अलाउ नहीं करेगा कि आप कोई भी पोर्ट नंबर यूज कर लो दुनिया जान का। क्योंकि अगर आप AWS पे होस्ट करोगे तो आप HTTP पे होस्ट कर रहे हो, लेट्स से अगर HTTP पे होस्ट कर रहे हो तो उसका पोर्ट नंबर 80 है, तो आपको इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। या मान लो कोई और आपको अवेलेबल पोर्ट नंबर रखा है, 81 दे रखा है आपको पोर्ट नंबर, तो ऐसे पोर्ट नंबर्स आपको दिए जाते हैं। अब वो पोर्ट नंबर क्या है ये पता लगाने के लिए वी विल यूज अ वर्ड कॉल्ड प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट। तो आपको समझना है वाली बात। सो व्हेन वी राइट प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें दूसरे की मशीन पे चलाना है तो 1 2 3 4 ना दे, हम हमेशा इस तरीके से कोड करेंगे। देखो, तो ये बेस्ट तरीका है कोड करने का। आप हमेशा लिखो जैसे कि मुझे पोर्ट नंबर निकालना है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी जो एप्लीकेशन चल रही है वो लोकल पे चल रही है या वो AWS पे चल रही है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस डॉट ENV डॉट, और हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं पोर्ट नंबर, सॉरी पोर्ट ही काफी है, पोर्ट ही लिखना पड़ेगा बस, पोर्ट नंबर भी नहीं। और यहाँ और लिख देते हैं, और में लिखते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? अगर ये AWS पे चला तो AWS की पोर्ट निकाल लेगा, लेकिन अगर ये लोकल चला तो लोकल की पोर्ट निकाल लेगा। आप सबको मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है? तो इस तरीके से काम करेगा, तो आपको बात समझ के चलना है। व्हेन वी राइट प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, तो ये क्या करने वाला है? ये कह रहा है कि भाई मैं कौन सा पोर्ट नंबर निकाल के लेकर आ जाऊंगा जो AWS पे चल रहा होगा। अगर AWS पे नहीं चल रहा होगा तो ये अनडिफाइंड आएगा, ध्यान समझना, क्योंकि पोर्ट मिलेगी नहीं, तो कौन सा पोर्ट उठा लेगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रिंट कराएं, क्योंकि अभी तो हमारा लोकल एनवायरनमेंट चल रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ पोर्ट इज कॉमा पोर्ट नंबर, बिकॉज लोकल है तो लोकल पे ऑलवेज इट इज कमिंग 1 2 3 4। यहाँ जाते हैं, इसे रन करते हैं। देखो पोर्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4। क्यों आया? क्योंकि ये अनडिफाइंड है और ट्रूथी फॉल्सी वाला काम है। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? इस तरीके से अगर हमें प्रोसेस पे लिखना भी है कुछ, तो प्रोसेस डॉट std out भी मिलता है हमें, और हम std out डॉट राइट लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं हेलो Node.js, ठीक है। तो हम ऐसे भी टाइप करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ गया हेलो Node.js,
और आपको समझ में आया कि राइट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो न्यू लाइन में लिखता है, वो सेम लाइन में लिख कर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही process.stdin.read है जिससे हम डेटा पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्कैनर जैसे काम करना शुरू कर देगा। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आई है, प्रोसेस समझ में आया कि प्रोसेस असल में क्या कर रहा है। तो प्रोसेस एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी कीज है, जिसमें हमने कुछ कीज अभी के लिए देख ली है, ये सब कुछ कैसे काम कर रहा है। यहाँ देखो कोई डाउट गया किसी का इसके अंदर? ठीक है, तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं ऐसा लिख कर आ सकता हूं प्रोसेस डॉट, और सपोज मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूं मैं std आउट, तो कर दिया हमने, std इन कर देते हैं। तो इसका इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए होता है ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता होता कितना इनपुट आएगा, तो हम वहां लगाते हैं इवेंट, इस इवेंट का नाम होता है डेटा, ठीक है। और ये डेटा हमें क्या देगा? चंक में डेटा, यानी कि आप जो इनपुट करते जाओगे वो चंक में आता जाएगा। तो आप यहाँ रख लो where my data नाम का ब्लैंक रख लो इसे, और यहाँ जाके लिख दो my data प्लस इक्वल टू चंक। इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप टाइप करोगे ये डेटा नाम का इवेंट फायर करता जाएगा जितना बल्क में डेटा होगा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब सपोज अगर आप डेटा डाल रहे हो सपोज 1 लाख लाइन का, तो उसे चंक में तोड़ तोड़ के डेटा लेता रहेगा। तो माई डेटा आ गया हमारे पास 8 KB के आसपास का चंक होता है, ये आपका डेटा आया। अब आप यहाँ प्रिंट करा दो console.log आफ्टर इनपुट, ठीक है। और आफ्टर इनपुट में किसे प्रिंट करा दो? माई डेटा हो गया। आपने सारे डेटा किसमें रख लिया? माई डेटा। यहाँ जाके आप लिखो console.log एंटर दी नेम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। क्लियर करते हैं, इसको चलाते हैं। देखो यहाँ जाके रुक गया, नहीं गड़बड़ हो गई है, एंटर द नेम तो रुका नहीं है, अच्छा यहाँ रुका हुआ है यार, ठीक है। ये पता चल रहा है क्यों रुका हुआ है यहाँ पर? क्योंकि वो बेसिकली अगर रहा है वो एसिंग चलता है, एसिंग चलता है तो आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। प्रिंस पूछ रहा है मीटिंग यार अनलॉक है, अभी अनलॉक पड़े मीटिंग, ठीक है। तो देखो ये एसिंग चलता है, बिकॉज एसिंग चलता है तो इससे पहले चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ, कट करके इसे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसे क्लियर कर देते हैं, फिर से रन कर देते हैं। देखो यहाँ पर एंटर द नेम पे रुक गया। अब मैं यहाँ जाके इनपुट कर देता हूँ राम कुमार शर्मा, एंटर मारते हैं। तो देखो आफ्टर इनपुट उसने मुझे क्या दिया? राम कुमार शर्मा। तो आपको समझना क्या है कि जब हमें इनपुट लेना हो यूजर से तो std in, छापना हो तो std out, जो कि console.log से भी आप कर सकते हो। ये सब प्रोसेस आपको देता है, इसके थ्रू आप डेटा पढ़ कर आ सकते हो। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट है मेरी बात? तो ये सब कोर का फीचर है। लेकिन अगर आप सोचो जैसे process.stdin है, जिसका सिंटैक्स बड़ा है, वो क्या करता है? ऑन लगाता है, इवेंट लगाता है, फिर डेटा चंक में लेता है, चंक को स्टोर करता है, फिर हम चंक में से डेटा निकाल लेते हैं, फिर हम उसे दिखाते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि डेटा मेरे पास आ रहा है और मैं उसमें से उसे चंक में भर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपने आप इंटेलिजेंस लगा ले कि डेटा आता रहे इसके पास, फिर ये काम करना शुरू करे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस वजह से कोर मॉड्यूल को छोड़ के एनपीएम पे जाना पड़ता है। समझ में आ रही है सबको बात? तो एनपीएम के पास फायदा क्या है? क्योंकि डेवलपर्स ने बना रखा है, तो एनपीएम वालों ने जो फंक्शनैलिटी कोर करता है उसको रैप करके आसान बना रखी है, ठीक है। तो अगर मैं एनपीएम पे पहुंचाता हूँ आपको, एनपीएम पे वापस जाते हैं, यहाँ पहुंचे मैं एनपीएम पे। अब एनपीएम पे यही काम मैं करना चाहता हूँ एनपीएम के थ्रू भी। तो एनपीएम कहता है कि मेरे पास एक पैकेज है जिसका नाम है रीड लाइन, आप इसे सर्च कर लो, ठीक है। ये मेरे को याद है, इसलिए मैं सीधा रीड लाइन को सर्च किया। रीड लाइन मेरे को देखो यहाँ मिला। अब जैसे मैं रीड लाइन यूज करता हूँ तो बोलता है रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन, फाइल को भी रीड कर सकता है और ये वैसे भी रीड करके आ सकता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रीड लाइन को इंस्टॉल करके आना पड़ेगा। इस पे लिखा रहा है लाइन बाय लाइन, मैं इसे रीड कर सकता हूँ। ये आई थिंक लाइन बाय लाइन नाम का रहा है, एक रीड लाइन है सिर्फ। तो एक मॉड्यूल है जो है रीड लाइन, आई थिंक मैं जो यूज कर रहा हूँ ये है लाइन बाय लाइन। इसे खोल के देखते हैं। या तो मैंने रीनेम कर दिया इस मॉडल को, जैसे ये वाला यूज करते हैं, मतलब रीड लाइन सिंक। तो अगर इस रीड लाइन सिंक को यूज करना है तो रीड लाइन सिंक में जैसे इसने रखा है क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन डाला और कहता है बस आपके पास यूजर नेम में वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप इस लाइन को कंपेयर करो कि यार इतना सा काम करना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए, इस कोड को मैं कंपेयर करूं इससे, रीड लाइन सिंक डॉट क्वेश्चन और फिर
उसने अपना क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन क्या है? एंटर द नेम। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एंटर द नेम। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले तो हमारे पास लिखा है, तो एंटर योर नेम वाला फीचर हमारे पास आ जाएगा। अब रीड लाइन सिंक चलेगा नहीं, समझना, अगर मैं चलाने की कोशिश करूंगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये इसके पास इंस्टॉल नहीं है। तो अब यहाँ जाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ चलाते हैं, तो आप देखना एरर आ गया। तो बोल रहे समथिंग वेंट रॉन्ग, कहते हैं रीड लाइन सिंक नाम की मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। इसका मतलब नोड के साथ नहीं आया, हमें इसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज इट। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे काम कर रहा है ये सब चीजें? तो अगर आपको इस थर्ड पार्टी मॉडल को यूज करना है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मशीन पे। वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम दो हिस्सों में पढ़ रहे हैं चीजों को। एक कोर जो नोड के साथ आया है, तो हम नोड वाली चीज देखिए, प्रोसेस के अंदर से एसटीडी इन एसटीडी आउट देखा है। लेकिन अगर हम इससे भी आसान जाना चाहते हैं तो हम किस तरफ चल जाए? एनपीएम पे। लेकिन एनपीएम समझने का राइट टाइम तभी है जब आपको नोड अच्छे से समझ आए, क्योंकि वहां पर सब चीजें बनी बनाई मिलने वाली है। क्लैरिटी है सबको? देखो गाइस, कोई डाउट इसके अंदर अभी तक? ये सबको डाइजेस्ट हो गया, इनपुट लेना भी आउटपुट करना भी। अब अगर हम समझे तो अगर मेरे को किसी प्रोसेस को खत्म करना है, जैसे मेरा जो करंट प्रोसेस चल रहा है इसी को मेरे को किसी भी टाइम पे किल करना है, तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड process.kill। तो अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोसेस में कोई बग आ गया है तो मैं उस प्रोसेस को सेल्फ किल करना चाहता हूं, तो दिस इज पॉसिबल। तो मैं ऐसा कर सकता हूं process.kill और वो किल हो जाएगा। तो अगर मैं इस process.kill को ऐसे डाल के दिखाऊं आपको, सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट भी ग्लोबल है ना, बात करी थी हम लोगों ने। सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में जाके आप एक टाइम स्पेसिफाई कर दो कि भाई इतने टाइम बाद ये प्रोसेस अपने आप किल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर पहले तो लिख दिया कि कॉल बैक फंक्शन आता है पहला, तो मैंने कॉल बैक फंक्शन लिख दिया। इस कॉल बैक फंक्शन में डाल दिया कि भाई प्रोसेस अपने आप को खुद किल कर ले, लेकिन किल कितनी देर बाद कर ले? 5 सेकंड बाद। तो जब चल जाएगा तो 5 सेकंड बाद अपने आप किल कर देगा। तो मैं बोल देता हूँ console.log गोइंग टू किल, तो इसका मतलब अपने आप ही को खुद को किल करके आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ जाए, क्या बोल रहा है? अच्छा, रीड लाइन सिंक का एरर है, ये जो मैं लिखा था इसको तभी भूल जाते हैं, तो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस था। इसे क्लियर करते हैं, इसे रन करते हैं। देखो हेलो नोड, एंटर द नेम आ रहा है। अब इसे क्या करना चाहिए? 5 सेकंड बाद इसे अपने आप किल कर दिया इसने, इनपुट लेते लेते किल कर दिया इसने, ठीक है। तो इसने किल कर दिया, और जब उसने किल किया तो उसने बोल दिया, क्योंकि वो इनपुट ले रहा था उस वक्त किल हो गया, तो उसने बता दिया कि उस वक्त ये गड़बड़ हुई है, इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप हो गए, क्योंकि मैं इनपुट नहीं दिया आपने, उसके बीच बीच में मैंने इसे किल कर दिया। आई होप ये सबको समझ में आई ये बात कि हम अपने प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी पावर देखो तो हम मेमोरीज पे भी खेल पा रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इससे हम क्या कर पाएंगे? हम आगे चल के बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना पाएंगे। जो मैंने याद हो आप लोगों को एक डायग्राम समझाया था, तो इस थॉट का समझना कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम बनने को आता है जो कि इंट्रानेट है, इंटरनेट नहीं है, तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं एक सिस्टम बना रहा हूं जिसमें बहुत सारी नोड्स हैं और वो आपस में बात करती हैं। ऐसे हैं वो सब नोड्स जो आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। तो अगर मुझे लगता है कि ये सर्वर पे बग है तो ये किल कर ले अपने आप और दूसरे को अप कर दे, समझ लो, इसको अप कर दे, खुद को किल कर दे, इसको भी अप कर दे। ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक ही चीज के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोसेस के थ्रू। आई होप ये सबको समझ में आ रही है कि प्रोसेस असल में क्या कर रहा है। तो प्रोसेस बहुत पावरफुल चीज है, इसलिए हम आगे चल के जब हम खुद सर्वर बनाना सीखेंगे तो हम यही करेंगे कि हम किल कर सकते हैं, दूसरों को पिक कर सकते हैं। तो जैसे क्षितिज ने पूछा, कैन वी किल टू स्टॉप द कोड ऑन बग यूजिंग अनकॉट एक्सेप्शन? देखो हमने प्रोसेस को किल कर दिया तो हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई, फिर तो कोई एक्सेप्शन आ ही नहीं पाएगी क्योंकि एप्लीकेशन नहीं चल रही। एक्सेप्शन तब आएगी जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही हो। तो इसका मतलब अगर मान लो आपके पास एक्सेप्शन आ रही है और आपने अनकॉट एक्सेप्शन के अंदर प्रोसेस डॉट किल कर दिया तो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए। आई होप क्षितिज बात समझ में आई है, ठीक है। तो सुसाइड जैसा है किल तो ना, अगर प्रोसेस अपने आप को किल करता है तो सर उसको चलेगा। हाँ जी सर, किल में मतलब फिर ये भी कर सकते हैं ना कि हम ऑन एग्जिट के ऊपर, जैसे आप कह रहे हो कि हम किसी और का सर्वर अप करके आ जाए, तो जब वो एग्जिट हो रहा हो तब अपना सर्वर अप कर दे। हाँ, इस वाले को किल कर, यही मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन की तरफ में बहुत, अगर हमें कोई एप्लीकेशन आनी होगी तब यही करना पड़ेगा। तो प्रोसेस बहुत काम करती है। तो
तो अगर आप इसका मॉडर्न वर्जन समझो ना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई नोड तो सिंगल थ्रेड है, बेकार है बिल्कुल, क्योंकि सिंगल थ्रेड से क्या समझ आना चाहिए, बेकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सिंगल थ्रेड है तो लोगों को ऐसा लगता है, ज्यादातर किनको लगता है जो जावा बैकग्राउंड का है, सी शार्प बैकग्राउंड का है, क्योंकि वो मल्टी थ्रेड पढ़ के आया है, तो वो बोलता है कि देखो बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं आपके, तो तुम तो सिंगल थ्रेड हो, तो तुमने एक इवेंट लूप लगा रखे हैं यहाँ पर, तो एक टाइम बाद ऐसा नहीं हो इस ये इवेंट लूप ओवरबर्डन हो जाएगी। ऑल टुगेदर मान रहे हैं कि भाई पीछे एसिंक है सब कुछ, ध्यान सुनना, एसिंक है बहुत, तो ये तो क्या करता है, जैसे रिक्वेस्ट आती है इनको दे देता है और फिर फ्री हो जाता है। लेकिन अगर यूजर्स ही ड्रास्टिकली बहुत सारे बढ़ गए तो ये हैवी हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्लोन कर दो सर्वर का। क्या करो, क्लोन। अब क्लोन कैसे करेंगे, प्रोसेस के थ्रू। तो प्रोसेस पे हम मॉनिटरिंग लगा देंगे कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट इससे ज्यादा हो गए, मान लो 10,000 से ज्यादा हो गई है, तो ये अपनी मशीन का क्लोन मशीन बनाकर छोड़ देगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे इस मशीन पे, तो लोड का डालना शुरू कर देंगे दूसरी मशीन पे। मेक सेंस, समझ में आ रही है सबको बात? और बढ़ना शुरू तो एक और क्लोन बना दिया। फिर हमें लगा रिक्वेस्ट कम होती जा रही है, तो इसे किल कर दिया। रिक्वेस्ट कम होती है, किल कर दिया। ये सारे काम AWS करता है गाइस, जो मैं नोड से करवा दूंगा आप सबको। आप सबको बात समझ आ रही है? तो आपको ये पता होगा कि AWS क्या कोड लिखता होगा पीछे, और AWS इस बात का चार्ज करता है। तो अगर आप समझना कि अगर आप अपने कॉलेज में ऐसा कोई सिस्टम लगाना चाहते हो और कॉलेज इज नॉट गोइंग टू पे AWS वाला पैसा, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बिल्ड इट बाय योर ओन। कि आप अपना खुद के, असल में ध्यान से देखो तो क्या बना रहे हो, लोड बैलेंसर्स, जो लोड को बैलेंस कर रहे हैं। लोड बढ़ रहा है तो एक और क्लोन खड़ा कर रहे हैं, लोड जा रहा है तो हटा देते हैं। अगर आप AWS के बारे में पढ़ना शुरू करो तो AWS का पास बेस्ट पार्टी है। AWS जो पैसे चार्ज करता है वो कहता है पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब है जितने सर्वर यूज करोगे उतने का पैसा दे देना उस वक्त, समझ रहे हो? तो ये वही हो रहा है ना हमारे पास, लेकिन हम विदाउट AWS कर रहे हैं। तो AWS में ये चीजें कैसे होंगी, GUI है, कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, क्लिक क्लिक करते हो पीछे आके अपने आप खुद सेट कर देगा पूरा एनवायरनमेंट। लेकिन उसके पीछे कैसे कोड बने होंगे, कैसे वो सर्वर अपने आप अप हो जाते होंगे, ये आप नोड में सीख जाओगे। सबको बात डाइजेस्ट है, क्लियर है सबको? तो नोड में हम क्लस्टरिंग सीख जाएंगे आगे चल के, और ये प्रोसेस से ही सीख पाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको बात? तो अभी हमने एक प्रोसेस का एक हाई लेवल इंट्रो देख लिया, समझ लिया कैसे काम करता है। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर घुसेंगे प्रोसेस में। पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लें, पहले सर्वर बनाना सीख जाए तभी समझ आएगा। तो व्हेन वी क्रिएट अ सर्वर देन वी रेप्लिकेट अ सर्वर। लेकिन अभी सर्वर बनाने से बहुत दूर है हम लोग। आप सबको डाइजेस्ट है मेरी बात? लेकिन प्रोसेस समझ लिया हम लोगों ने, प्रोसेस है क्या। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली कि नोड में हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस बना के थ्रेड्स बना देना, क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होंगी और वो आपस में कंट्रोलिंग वे में काम कर जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक डाइजेस्ट है। तो अभी जो मैंने बात करी है ना प्रोसेस की, जो प्रोसेस से हो सकता है आपके पास, अगर आप ये प्रोसेस से नहीं करना चाहते तो इसका भी एक प्री बिल्ड टूल है, थर्ड पार्टी टूल है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, यही जाते हैं थर्ड पार्टी पे, जैसे हमने अभी देखा ना रीड लाइन सिंक है, ऐसी थर्ड पार्टी टूल है हमारे पास PM2, तो आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजर फॉर Node.js विद अ बिल्ड इन लोड बैलेंसर। समझ लो, जो काम हम नोड से कर सकते थे खुद कोर मॉड्यूल से, वही काम हम किससे कर सकते हैं, PM2 से भी कर सकते हैं। हाँ जी, ऊपर से दिन जा रही ना भाई ये बात जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स को नहीं पता होते। मतलब कोडिंग कर लेते हैं कई साल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे होते हैं लोड बैलेंसर, कैसे बनते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं। कोड तो सब बना लेते हैं, लेकिन आप ये बात सीख जाओगे इसके साथ साथ। तो समझना, हम नोड से करेंगे, फिर हम उसका प्री बिल्ड टूल यूज करते हैं PM2, जो कि npm पे मिलता है थर्ड पार्टी, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है वो हम नोड में सीख जाएंगे। क्लैरिटी है सबको? आगे बढ़े से, तो अब हम जो मूव करने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि हमने, अगर हम देखें अभी तक नोड में हम लोगों ने बात पढ़ ली है, ग्लोबल पे आ गए, और ग्लोबल में अंडरस्कोर dir नेम का फंडा, अंडरस्कोर फाइल नेम का फंडा, console.log का फंडा, ये भी ग्लोबली है, हम इसे जानते थे पहले से। और साथ साथ हमने देख लिया है इसके अंदर प्रोसेस का फंडा। प्रोसेस में बहुत सारी चीज देख ली, क्योंकि प्रोसेस एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि ग्लोबल है हमारे पास, और एक ग्लोबल नाम का भी ऑब्जेक्ट है, ये भी हमने पढ़ लिया है कि ग्लोबल नाम से भी एक ऑब्जेक्ट है जो ग्लोबल को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमने चीजें देख ली, और एक और चीज पढ़ ली, सेट टाइम आउट, ये भी ग्लोबल है, क्योंकि इन सबको रिक्वायर नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया है ग्लोबल के अंदर कि
क्या क्या चीजें हमें मिलती है। अब हम ग्लोबल पढ़ के, ये हमने कुछ कुछ ग्लोबल की चीजें पढ़ी। अगर हम यहाँ से जाएं पीछे जहां से हमने शुरू किया था, यहाँ से, तो ध्यान देना, प्रोसेस पता चल चुका है, कंसोल पता चल चुका है, सेट टाइम आउट पता चल चुका है, अंडरस्कोर फाइल नेम पता चल चुका है, अंडरस्कोर डीएनए पता चल चुका है। सेट इंटरवल देखना हमें, रिक्वायर का फंडा देखना है, मॉड्यूल का फंडा देखना है, ये हमें देखना है पे फंडे। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, मॉड्यूल का पर्पस क्या है, मॉड्यूल का पर्पस का किक स्टार्ट दे रहा हूँ ताकि अगली क्लास में इसमें डिटेल में देखें। तो मॉड्यूल में हम क्या बात सीखने वाले हैं, मॉड्यूल में सीखने वाले हैं कि भाई एक जेएस यानी कि a.js, b.js या c.js आपस में कैसे बात करते हैं। ये अभी तक नहीं किया हमने पूरे जावास्क्रिप्ट में। ध्यान देना, जावास्क्रिप्ट में जेएस से किसके थ्रू बात करती थी, एचटीएमएल के थ्रू। अब तो एचटीएमएल है ही नहीं, ये तो क्लाइंट साइड पे होगा, सर्वर साइड पे तो जेएस से बात करेंगे। जेएस को जेएस से बात कराने के लिए हम पढ़ेंगे मॉड्यूल का फंडा। ठीक है, तो हम सीखेंगे इसके अंदर मॉड्यूल इंटरनल यानी कि अपने ही सिस्टम में यूज करना, यानी कि लोकल मॉड्यूल्स, और ऐसे मॉड्यूल्स भी यूज करना जिन्हें पब्लिश कर सके किस पे, एनपीएम पे। हम एनपीएम पे भी अपना मॉड्यूल डाल सकते हैं फ्री में, लेकिन वो पब्लिक होगा, फ्री वाला। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। वंस वी नो के मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं, तो हम ग्लोबल में 2-3 चीजें और खत्म कर जाएंगे। देन वी मूव टू द कोर के अंदर वाले मॉड्यूल जिन्हें रिक्वायर करना पड़ता है, इसे देखने वाले। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर अभी तक, क्योंकि मैं इस पे वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि हम इसके बाद नया टॉपिक पे आएंगे, मॉड्यूल्स पढ़ने। आज के टॉपिक में कोई डाउट जो हमने पढ़ा है प्रोसेस के बारे में? नहीं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास के स्टार्टिंग में रिएक्ट का जो बैच है आपके पास, वो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। कुछ और एडमिशंस भी उसके साथ मर्ज होना चाहते हैं आप ही के बैच के साथ, तो सैटरडे तक वो आपके बराबर होंगे। तो सैटरडे से आपके पास वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सैटरडे चलेगा हमारा बैच, संडे चलेगा, तो ताकि ये जो हमारे पास इस वीक का है वो सैटरडे संडे चल जाए हमारा बैच। ठीक है, क्योंकि हमारे एक दिन खराब हो रहा है सिर्फ मंडे का, तो बाकी जो डेज है वो मैं सैटरडे संडे में रिकवर करूंगा रिएक्ट जेएस के लिए। बाकी टीटीएस चल रहा है आपका नोड जेएस। आई होप सबको बात क्लियर है। तो टीटीएस नोड जेएस चल रहा है आपके पास, और सैटरडे हमारे पास रिएक्ट शुरू हो जाएगा, हमारा डे 1 होगा। ठीक है, उसका मैम शेड्यूल भेजेंगे एक मैम आपको। नोड होगा सैटरडे को, साथ में रिएक्ट भी होगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप? PM2 सर, एक बार PM2 मतलब क्या काम है उसका? आपको ये वाला फंडा समझ आया, ये जो मैंने बताया प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन का? सर कि मतलब अगर थ्रेड्स नहीं होते इसमें तो हम क्लोन कर लेते हैं, मतलब प्रोसेसेस बना देते हैं, तो कोई है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर हमारी एप्लीकेशन इतनी बड़ी है तो हम एक जगह लोड डालना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, उसे ब्रेक कर देंगे लोड को, है ना। ये सारे काम हम किसके थ्रू करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। ठीक है ना, ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। तो अगर हम ये चीज खुद नहीं बनाना चाहते तो हम एक थर्ड पार्टी यूटिलिटी उठा सकते हैं, जो कि है PM2। दिस इज अ थर्ड पार्टी थिंग। आई होप समझ में आ रही है बात है। इसलिए हम इस पे नहीं जाएंगे, पहले हम प्रोसेस से खेलेंगे सब कुछ, तो हमें समझ आ जाएगा प्रोसेस, क्योंकि PM2 इसके ऊपर एक रैपर है प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोड बैलेंसर्स बना सकते हैं अपनी मशीन को, क्लस्टरिंग कर सकते हैं। हाँ जी अनमोल, क्लियर हो गई बात है? ओके सर, पैकेज मैनेजर मतलब उसमें है ना ये, ताकि हमें समझ लो जो भी चीज हम एनपीएम से उठाएंगे वो प्री बिल्ड होगी, जो भी हम कोर में बनाएंगे वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम सर्वर खुद का बनाएंगे, फिर आगे चल के एक्सप्रेस उठाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस कहां से आएगा, एनपीएम से आ जाएगा बना बनाया। लेकिन हमने अगर खुद का सर्वर खुद क्रिएट किया होगा नोड के अंदर, तो पूरी बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, PM2 पे और प्रोसेस में तभी लेके जाऊंगा आगे चल के व्हेन वी नो द सर्वर क्रिएशन। जब हमें सर्वर क्रिएशन आती होगी तभी तो उसको क्लोन बनाएंगे। हमें सर्वर बनाना नहीं आता तो हम क्लोन किसका वो करें। और जब हम क्लोन बनाना सीख जाएंगे तो कोड लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है प्रोसेस से। तो अगर हम उसका शॉर्ट हैंड पे जानेंगे तो PM2 के थ्रू जाएंगे। तो मैं इनडायरेक्टली आप सबके दिमाग में डाल रहा हूँ कि क्लस्टरिंग, लोड बैलेंसिंग, क्लोनिंग, ये सारे काम हम नोड से कर सकते हैं। यही काम हम सारे AWS से भी कर सकते हैं। AWS इस चीज का चार्ज करता है, क्योंकि वो सब कुछ ऐसा समझो जैसे वर्डप्रेस का नाम सुना आप लोगों ने, वेबसाइट बनाने के लिए लोग वर्डप्रेस भी यूज करते हैं और HTML CSS से भी बनाते हैं। HTML CSS से खुद सब कुछ लिखना पड़ता है, वर्डप्रेस से सब कुछ बना बनाया मिलता है। सेम AWS है, AWS में सब चीजें बनी बनाई हुई होती है। ठीक है, लेकिन नोड में आप ये खुद मैनेज कर सकते हो सारी चीजें बिल्ड करके।
क्लैरिटी है? हाँ जी, और सर, कोई एक डाउट गए? चीज और बोलो जी। सर, थोड़ा आउट क्लास है सर। जैसे हमारे पास कोई यूआरएल होता है बहुत बड़ा, मतलब कई बार यूआरएल बहुत बड़े क्रिएट हो जाते हैं, तो मतलब उसको कुछ शॉर्टन करने का कोई तरीका होता है कि मतलब हाँ, बहुत सारे डिस्प्ले बहुत हो, सारी लेकिन मतलब देखो बहुत सारी एपीआई आप खुद ही बना सकते हैं यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है? या तो आप npm पे से एक मॉड्यूल उठा सकते हो, यूआरएल शॉर्टनर करके सर्च करोगे npm में मॉड्यूल से जो यूआरएल को शॉर्ट करते हैं, ठीक है? या फिर सर आप खुद अपनी मर्जी का नेम दे सकते हैं उसे। क्या चीज? मतलब जैसे बिटली वगैरह तो होता है ना, जैसे बिटली वगैरह होता है तो उसमें मतलब बिटली आता है उसमें जब यूआरएल होता है, लेकिन ये अगर मैं हमें कुछ अपनी मर्जी का ये मैं नोड में सिखा दूंगा कि यूआरएल शॉर्टनर कैसे बनाते हैं। सिर्फ आपने शायद कभी सुना हो हैशिंग जैसा काम, तो हैशिंग जैसे एक मैपिंग बना के रखते हैं छोटे यूआरएल की, लेकिन वो पीछे जाके बड़े यूआरएल से कनेक्ट रहता है, तो एलियास नेम जैसा क्रिएट कर देते हैं यूआरएल शॉर्टनर से, ठीक है? बहुत छोटा काम है, आराम से बिल्ड हो जाएगा हम लोगों के पास। जैसे हम कोर मॉड्यूल सीख जाएंगे, सर्वर जो बनाएंगे उसके ऊपर यूआरएल शॉर्टनर लिख देंगे, ठीक है जी? हाँ जी, और कोई डाउट किसी का? सर एक बार वो क्लास का बताना कब है, अगली मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन होगी उसमें। क्लास का यार बहुत सीधा सा है, क्लास अभी चल रही है टीटीएस नोड, ठीक है? और सैटरडे संडे रिएक्ट। तो सैटरडे 2 क्लास है आप लोगों की, नोड भी और रिएक्ट भी, ठीक है? ओके। हाँ जी, और किसी डाउट कोई? तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सर, सेशन को। सर एक डाउट है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या होता है? यार लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा फर्क है। लाइब्रेरी के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, सिर्फ आप उस प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज करो और काम कर लो। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उसके पास प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्लस उसके पास कुछ स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस होती है काम करने की। तो हम उस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स प्लस लाइब्रेरी को जब मिलाते हैं तो एक फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है? तो लाइब्रेरी छोटी चीज हो गई, फ्रेमवर्क बड़ा हो गया। फिर सर गाइडलाइंस कैसे फॉलो होती है? मतलब वो ना क्लियर ही नहीं हो रहा है, हर एक मतलब जगह यही वो है, क्या धीरे बोलते हैं मतलब। देख भाई, अभी तो हमने सिर्फ सुन लिया बात, अब मैं क्लियर कैसे करा सकता हूँ कोड करके? और कोड कब करते हैं? नोड हमें आ जाए, नोड आ जाएगा तो एक्सप्रेस सामने आ जाएगा, वो पहला फ्रेमवर्क होगा हमारा, समझ रहे हो? तभी हमें समझ आएगी ना बात। जब नोड में मैं जो 200 लाइन का कोड लिखवाऊंगा, फिर बोलूंगा कि यही कोड आप 20 लाइन में लिख सकते हो क्योंकि पीछे एक लाइब्रेरी बैठी हुई है, फिर उसके स्टेप्स हैं काम करने के, तो हमें समझ आ जाएगी कि भाई हम एक फ्रेमवर्क को फॉलो करके काम कर देंगे। तो एक्सप्रेस जस्ट फ्रेमवर्क है हमारा नोड के ऊपर, ये समझो ना, फ्रेमवर्क तो करने के लिए नोड तो पार करना होगा ना हमें। सर हाँ जी, संडे की क्या टाइमिंग होगी सर? ये टाइमिंग अभी ना एक टाइम बता देंगे, नहीं ना, नोड नोड और रिएक्ट से कॉन्टेक्ट हाँ वही 12:30 होगा, फिर उसके साथ ये कॉन्टिन्यूशन नोड कर देंगे। सर बट break। 1 o'clock से तो फिर वो हमारी क्लास होगी ना, डाउट कौन वाली सी? संडे। हाँ, डाउट उसका भी आसपास कुछ कर देगी ना शेड्यूल, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो फिर मैं इस कोड को अपलोड कर रहा हूँ, आप इसे देख के रखना। सर एक अलग से इश्यू है, उसको थोड़ा सा बताइए। बोलो। हेलो। हाँ, वो बोलो। क्वार्ज का सर बैच जॉब के लिए एक यूज, अभी लोकल में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको जब जेबॉस सर्वर पे डिप्लॉय किया है तो उसको मतलब कि जारी नो क्लास फाउंड मिलके कर अच्छा, फाउंड करके, तो जे बॉस के लिब में डाला था उसका जार वहां नहीं, उसके लिब में भी आ रहा है। पहले तो नो क्लास कंपेटेबल इश्यू करके ऐसे करके आ रहा था। नो क्लास कंपेटेबल का रहा था। नो क्लास कंपेटेबल तो शायद वर्जनिंग की, जावा कौन सा वर्जन है मशीन पे? हेलो,
जावा सर 8 है उसपे। हाँ 8 है सर, 8 है। 8 है, एक बार ये चेक कर लो यार उसके जो जार है वो कंपेटेबल है 8 के साथ या नहीं। ओके, ऐसा चेक कर लो पहले। और क्या यूज कर रहे हो, मेवन यूज कर रहे हो? हाँ मैवन यूज कर। मेवन यूज कर रहे हो? हाँ सर मैवन है। तो जो वॉर डिप्लॉय करी है वो मेवन से करी है? हेलो 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 ओके, आवाज नहीं आ रही धनंजय से। धनंजय तो मेरे को कॉल करके पूछ ले, आवाज नहीं आ रही। ओके सर, ओके सर, ओके ठीक। चलो गाइस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और मैं इस कोड को गिट पे लॉन्च कर रहा हूँ, वहां से आप पिक कर लेना आज का कोड। थैंक यू।